नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीआईपी ऑडियो स्टोरी में, जहां मिलती है दिल को छू जाने वाली और रोमांच से भरपूर कहानियां। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज की शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं। के चेहरे पर ठंडी मुस्कान देखकर सुल्तानी और अन्य दो के चेहरे पर भाव और भी बदसूरत हो गए। एक दूसरे की ओर देखते हुए चेतना शक्ति बिना किसी रोक टोक के उनके शरीर से बाहर निकलने लगी। वूश! तीनों ने विस्फोटक तरीके से गोलियां चलाईं। महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट के भीतर इतने लंबे समय तक संयमित रहने के बाद उनका टीम वर्क और तालमेल बहुत अच्छा हो गया था। यह इस स्तर तक पहुंच गया था कि वो आंखों के इशारे से समझ जाते थे। हालांकि उनकी साधना केवल चेतना शक्ति परीक्षा के दायरे में थी। जब वे सहयोग करते थे तो उनकी संयुक्त शक्ति प्रथम रैंक आत्मा परीक्षा के योद्धा को भी भय और खौफ का एहसास कराती थी। हालांकि उनके सामने खड़ा व्यक्ति दर्शा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। प्रथम रैंक की आत्मा परीक्षा, लेकिन द्वितीय रैंक की आत्मा परीक्षा में एक वास्तविक योद्धा। साधना का ऐसा क्षेत्र उस लादान से भी अधिक ऊंचा था जिसे ध्रुवांश ने पहले हराया था। इसलिए तीनों की ओर से आने वाले क्रूर हमलों का सामना करते हुए दर्शा ने केवल एक हल्की मुस्कान दी जिसमें उपहास और तिरस्कार मौजूद था। अपने हाथ की उग्र मुट्ठी के साथ एक गहरे लाल रंग की कुल्हाड़ी प्रकट हुई, जबकि उसकी निगाहें और भी ठंडी हो गईं। कुल्हाड़ी की सतह पर एक लाल लाल अर्धचंद्राकार चमकता हुआ पैटर्न दिखाई दे रहा था, जो दिल की धड़कन को बढ़ा देने वाले उतार चढ़ाव के साथ चमक रहा था। राक्षसी चंद्र कुल्हाड़ी, विखंडित चंद्रमा। चेहरे पर उदासीन के भाव के साथ दर्शा के हाथों में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी अचानक से टूट गई और उसमें से खून लाल चमकीली किरणें फूट पड़ी। अगले ही पल वे एक विशाल खून लाल अर्धचंद्राकार चांद में बदल गई। जैसे ही अर्धचंद्राकार चांद नीचे की ओर गिरा, उसने सुल्तानी और अन्य दो पर एक अतुलनीय ठंड पैदा कर दी। जैसे ही खून लाल अर्धचंद्र निकला, उस स्थान पर एक निशान बन गया जहां से वह गुजरा था। इस आते हुए अर्धचंद्र को देखकर सुल्तानी और अन्य दो के चेहरे तुरंत बदल गए। जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत न करते हुए उन्होंने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए। फेनिक्स पंख चेतना छतरी। अपने हाथ की मुट्ठी बांधने से सुल्तानी के हाथ में एक चेतना छतरी दिखाई दी जो फीनिक्स के पंखों से बनी हुई लग रही थी। जैसे ही उसमें से चेतना प्रकाश चमका, फीनिक्स की चीख गूंज उठी। अगले ही पल उसमें से शक्तिशाली चेतना शक्ति के उतार चढ़ाव निकले। स्पष्ट रूप से यह एक अद्वितीय रैंक चेतना औजार थी जिसमें असाधारण शक्ति थी। शैतान ड्रैगन ब्लेड। उसी समय ड्रैगन के सिर से बना एक बड़ा ब्लेड हेराफ के हाथों में दिखाई दिया, जिसकी पूरी सतह ड्रैगन के तराजू से ढकी हुई थी। एक तेज गर्जना के साथ एक विशाल ड्रैगन के आकार का धनुषाकार ब्लेड उसमें से विस्फोटक रूप से निकला और तभी लिवास के हाथ से चमक की किरणें फूट पड़ीं और फिर एक दुष्ट दिखने वाले चमकते हुए पहिए में बदल गईं। चेतना प्रकाश चमकते हुए पहिए के चारों ओर फैलने लगा और फिर 100 जानवरों के आकार में बदल गया, जिनकी दहाड़ से उनके आस पास की हवा हिल गई। तीनों को स्पष्ट रूप से कुछ अच्छी किस्मत मिली थी, क्योंकि उन्होंने चेतना औजार हासिल किए थे जो काफी उच्च रैंक के थे। वे जो असीम शक्ति प्रकट करने में सक्षम थे वह भी असाधारण थी। इस समय उनके सहयोग से वे एक अत्यंत शक्तिशाली आभा के स्वामी लग रहे थे। टकराना। 4 भयंकर हमले बिजली की गति से एक साथ हुए, जिससे क्षितिज पर एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा कि उसी समय एक चेतना शक्ति की आघात तरंग भी बाहर आ गई, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। कुछ चूहे हाथी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर दर्शा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जैसे ही उसकी निगाहें अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गईं, उसके हाथ में मौजूद राक्षसी चांद की अर्धचंद्राकार ब्लेड एक बार फिर बाहर निकल आई। इस बार उसमें से एक खूनी रोशनी फूट पड़ी, जिससे उसमें से लगातार खूनी लाल अर्धचंद्राकार चांद निकल रहे थे जो आसमान और धरती को ढोंक रहे थे। बैंग बैंग। खून लाल अर्धचंद्राकार चंद्रमाओं से लगातार हमलों का सामना करते हुए तीनों के हमले तुरंत विफल हो गए। हालांकि उनके पास चेतना औजारों का साथ था, लेकिन उनके और दर्शा के बीच ताकत का बहुत बड़ा फर्क था। चेतना शक्ति परीक्षा और द्वितीय रैंक आत्मा परीक्षा के बीच यह असमानता चेतना औजारों पर भरोसा करके कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। टकराना।
जैसे ही उनके हमले विफल हो गए, तीनों के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और वे बुरी तरह पीछे हट गए, जैसे कि उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा हो। ऐसा करते समय उनके गले में एक मीठा स्वाद आया। उसके बाद उनके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। वूश! हालांकि तीनों के शरीर के अंदर कांपते हुए कंपन को दबाने का इंतजार किए बिना दर्शा पहले ही सुल्तानी की पीठ के पीछे बिजली की गति से प्रकट हो चुका था। जाहिर है वह इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने की योजना बना रहा था। सुल्तानी, सावधान रहो। यह देखकर हिराव का चेहरा तुरंत विकृत हो गया और वह जल्दी से दहाड़ने लगा। सुल्तानी के शरीर के भीतर चेतना शक्ति बह रही थी और उछल रही थी। उसने इसी तरह दर्शा को भी देखा था जो उसकी ओर बढ़ा था। हालांकि उसकी ताकत खत्म हो जाने के कारण वह उससे बच पाने में पूरी तरह असमर्थ थी। इसलिए वह केवल दर्शा के भयंकर चांद के ब्लेड को बिजली की गति से उड़ते हुए देख सकती थी। टकराना। एक अर्धचंद्राकार ब्लेड सुल्तानी के शरीर पर पड़ती एक बहुत बड़ा बल उसके ऊपर आया, जिससे उसका शरीर उड़ गया। हिराव का शरीर ठीक वहीं दिखाई दिया जहां सुल्तानी एक पल पहले थी। अगले ही पल दर्शा के भयंकर अर्धचंद्राकार ब्लेड ने बिना किसी दया के हिराव के हाथ की ओर वार किया। फुहार। खून की एक धार निकली। हिराव के मुंह से एक दयनीय चीख निकली, क्योंकि उसका बायां हाथ दर्शा की अर्धचंद्राकार ब्लेड से कट गया था। उसके हाथ से निकलने वाले तीव्र दर्द के कारण उसका शरीर कांपने लगा और हिलने लगा, जबकि वह अस्थिर रूप से पीछे हट गया और दयनीय तरीके से लड़खड़ा गया। अपनी बांह से बहते खून को रोकते हुए हिराव उदास सी सुल्तानी की ओर दहाड़ा। क्या मार्मिक नजारा है, दर्शा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसकी हथेली से खून टपक रहा था। इस समय उसकी निगाहें ब्लेड की धार की तरह ठंडी लग रही थीं। अगले ही पल वह एक बार फिर सुल्तानी की ओर बढ़ा। हरामी! एक भयंकर दहाड़ के साथ लिवास ने अपने दांतों को जोर से भींचा। किसी भी चीज की परवाह न करते हुए वह सीधे बाहर निकल गया और सुल्तानी के शरीर के ठीक सामने प्रकट हुआ। जैसे ही चेतना शक्ति उससे निकली, उसने दर्शा की ओर सीधे मुट्ठी बांधी। यह देखकर दर्शा के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। फिर से कोई दया दिखाए बिना उसने बिजली के बोल्ट की तरह सीधे लिवास की मुट्ठी की ओर मुट्ठी भेजी। दरार! भयावह शक्ति तरंगें बाहर निकलीं, जिससे लिवास का हाथ तुरंत टेढ़ा, मेढ़ा और विकृत होने लगा। उसकी हड्डियों से चटकने की आवाजें आने लगीं, जैसे उसे बिजली गिरने की वजह से उड़ा दिया गया हो, और वह खून की धारें उगलने लगा। अपनी रक्षा के लिए पलक झपकते ही गंभीर रूप से घायल हो गए दो लोगों को देखकर सुल्तानी की आंखें अनायास ही लाल हो गईं। उसी समय जब सुल्तानी, हिराव और लिवास को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, श्रीनु और लिकांश पूरी तरह से खून से लथपथ थे। फिर भी उनकी आंखों में अभी भी गुस्से और प्रतिशोधी छायाएं मौजूद थीं। ऐसी निराशाजनक स्थिति में होने के बावजूद उन दोनों ने थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अपने शरीर में चेतना शक्ति को पूरी तरह से बाहर निकालते हुए उन्होंने अबरार पर लगातार हमले किए। अबरार की हथेली के बदले में वह केवल हमले ही सकते थे, इससे पहले कि दोनों बुरी तरीके से पीछे हट जाते। उनके शरीर को ढकने वाला खून तेजी से लाल हो जाता। ऐसा नजारा बेहद दुखद एवं निराशा से भरा हुआ लग रहा था। इस समय इस क्षेत्र में लगातार फुसफुसाहट की आवाजें गूंज रही थीं, क्योंकि दूर के आसमान और पर्वत चोटियों पर आकृतियां एक के बाद एक दिखाई दे रही थीं, जिनकी आंखें इस स्थान पर छिड़े विशाल युद्ध की ओर लगी हुई थीं। स्पष्टतः ये शक्तिशाली समूह थे जो लड़ाई के समय वहां से ज्यादा दूर नहीं होने के कारण वहां पहुंचे थे। अपनी आंखों के सामने ऐसा एक तरफा मुकाबला देखकर वे सभी चुपचाप आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। ऐसा लग रहा था कि उत्तरी कायनात अकादमी का यह समूह आज पूरी तरह से हार जाएगा। हालांकि आहें भरने के बावजूद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनकी सहायता के लिए आगे आया हो। महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट के मौजूदा चरण में सबसे मजबूत माने जाने वाले समूह का सामना करते हुए शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनसे भिड़ने की हिम्मत कर सके। फफ! श्रीनु के मुंह से खून निकला और फिर से लिकांश अबरार की ओर देखते हुए, जिसके चेहरे पर एक शांत भाव और हल्की मुस्कान थी। वे दोनों अपने दांतों को कसकर भींचने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें सुल्तानी और बाकी दोनों की हार का एहसास हो गया था। फिर भी वे दोनों इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस समय दोनों की आंखें खून लाल हो गई थीं और उनका अभिमान और अहंकार चूर चूर होकर बिखर गया था। शुरू में दोनों ने माना था कि उन्होंने अपनी साधना में पहले ही बहुत प्रगति कर ली है। हालांकि कौन अनुमान लगा सकता था कि वे अभी भी इतने कमजोर थे, यहां तक कि अपने साथियों की रक्षा करने में भी असमर्थ थे। लगता है तुम दोनों बहुत दुखी हो, अबरार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दरअसल अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो तुम ध्रुवांश को दोष दे सकते हो। सब कुछ उसी की वजह से है।
अगर वह चालाकी से काम न करता तो तुम सभी को इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। अबरार के शब्द बहुत जहरीले थे, जो उसके कामों से कहीं ज्यादा जहरीले लग रहे थे। वह न सिर्फ श्रीनु को कुचलना चाहता था और उसके समूह को अपने पैरों के नीचे, वह उन्हें इस तरह का अपमान महसूस कराना चाहता था और इसे नफरत में बदलकर इसे ध्रुवांश पर डाल दिया। ध्रुवांश और तुम में हमेशा बहुत बड़ा फर्क रहेगा। श्रीनु ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए जवाब दिया। जब उसने इन शब्दों को बोला तब उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था, जिससे वह कुछ हद डरावना लग रहा था। क्या कहा तुमने? यह सुनकर अबरार की आंखें धीरे धीरे ठंडी होने लगीं। हम ध्रुवांश का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, श्रीनु ने उपहासपूर्ण तरीके से जवाब दिया। तुम ध्रुवांश का मुकाबला नहीं कर पाओगे, वह हमेशा तुमसे ज्यादा ताकतवर रहेगा। अबरार ने हल्की हंसी निकाली। सिर हिलाते हुए उसने कहा, भरोसे जैसी बेकार चीज की कौन परवाह करेगा? तुम्हारा तथाकथित विश्वास शक्ति और ताकत के सामने इतना कमजोर है कि यह वाकई हौंसने लायक है। अबरार की आवाज गूंजते ही उसका चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उसने फिर बोलना शुरू किया, इसलिए तुम लोगों को यहीं रुक जाना चाहिए। वूश! जैसे ही उसके अंतिम शब्द निकले, उसका शरीर भूत की तरह गायब हो गया। बिना किसी संकेत के श्रीनु और लिकांश पहले ही विस्फोटक ढंग से पीछे हट चुके थे। फिर भी जिस पल उन्होंने ऐसा किया, उनके बीच एक धुंधली आकृति पहले ही प्रकट हो चुकी थी। अगले ही पल एक बर्फीली हथेली उनके गले की ओर बढ़ी, जो किसी बाज के पंजों की तरह थी। टकराना! उनके शरीर पीछे की खड़ी पहाड़ी चट्टान से बुरी तरह दबे हुए थे। जैसे ही उनके पीछे की चट्टानें टूटकर बिखर गईं, उनमें से एक बार फिर खून बहने लगा, जबकि उनसे निकलने वाली चेतना शक्तियां कमजोर हो गईं। उनके ठीक सामने बिना किसी भाव के अबरार आकाश में खड़ा था। उसके हाथ उनके गले पर थे, जिससे वे 1 इंच भी हिलने में असमर्थ थे। दूसरी ओर चेहरे पर मुस्कान के साथ दर्शा ने सुल्तानी की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, अब क्या कोई और है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है? और वह तेज गति से सुल्तानी की ओर बढ़ रहा था। अपने दांतों को कसकर भींचते हुए सुल्तानी ने अपने शरीर के भीतर चेतना शक्ति को पूरी तरह से प्रसारित किया। इस समय वह केवल दर्शा के साथ मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर सकती थी। धमाका! भयंकर राक्षसी अर्धचंद्र कुल्हाड़ी ने चेतना छतरी को जोर से मारा। जैसे ही भयावह शक्ति अंदर से निकली, सुल्तानी का शरीर कांप उठा और उसके हाथों में मौजूद चेतना छतरी उड़ गई। सुल्तानी के करीब जाकर दर्शा ने अपने से कुछ इंच की दूरी पर खड़े सुंदर चेहरे की ओर देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी जो डराने वाली थी। अगले ही पल हथेली थपथपाते हुए उसके शरीर से चेतना शक्ति का प्रवाह हुआ, जिससे क्षितिज 2 भागों में टूट गया। यह सब यहीं खत्म होता है। जैसे ही दर्शा की डरावनी आवाज गूंजी, सुल्तानी ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। गड़गड़ाहट! जैसे ही दर्शा की अर्धचंद्राकार ब्लेड सुल्तानी की छाती पर पड़ने वाली थी, अचानक पूरे क्षेत्र में गड़गड़ाहट की अनियमित आवाजें गूंज उठीं, जिससे दर्शा का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। एक काली बिजली की चमक ने अवर्णनीय गति से क्षितिज को 2 भागों में तोड़ दिया। इस क्षेत्र से आती हुई अनगिनत आश्चर्यचकित निगाहों के सामने यह दर्शा के शरीर से हिंसक रूप से टकराया। टकराना! दर्शा का शरीर तुरंत उछलकर सीधा जमीन पर जा गिरा। जैसे ही वह धरती पर गिरा, उसके आस पास का इलाका ढह गया और धंस गया, जबकि विशाल दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। दर्शा को दूर फेंकने के बाद भी काली बिजली का बोल्ट रुका नहीं। एक झटके के साथ यह सीधा बाहर निकला और बिजली से चमकती एक मुट्ठी बेरहमी से गड़गड़ाहट के साथ बाहर निकली। तुरंत दर्शा की छाती पर जोरदार प्रहार किया, जो अब बचने या चकमा देने में भी असमर्थ था। पफ! दर्शा की आंखें तेजी से खोलीं और उसने मुंह से खून उगल दिया। ऐसा करते ही उसके नीचे की जमीन एक बार फिर धंस गई। मुंह से एक दहाड़ निकली, लेकिन बिजली की चमक से चमकती एक हथेली ने तुरंत उसके गले को जकड़ लिया, जिससे उसका संघर्ष अचानक रुक गया। उसकी आंखों के सामने चमकती काली बिजली धीरे धीरे गायब होने लगी और फिर एक पतली सी आकृति सभी की आंखों के सामने प्रकट हुई। आकृति पर एक सुंदर चेहरा था। एक अत्यंत दुष्ट अभिव्यक्ति ने जानलेवा आभा से उसे पूरी तरह से ढक रखा था। ध्रुवांश! पूरे क्षेत्र में आश्चर्य और सदमे की चीखें तुरंत गूंज उठीं। कुछ ही दूरी पर अबरार की नजर पड़ी, जिसने पहले ही श्रीनु को हरा दिया था और लिकांश भी घायल हो गया था। धीरे धीरे अपना सिर घुमाते हुए उसने बिजली से लदे परिचित दिखने वाले व्यक्ति की ओर देखा, इससे पहले कि उसके मुंह के कोने से एक मुस्कान उभरती। आखिरकार तुम आ ही गए, ध्रुवांश। इस विशाल क्षेत्र में दूर के आकाश के किनारों पर आकृतियां धुंधली सी दिखाई दे रही थीं, क्योंकि वे आकाश को छिपाती जा रही थीं और पृथ्वी को ढोंकती जा रही थीं। अब तक यह स्पष्ट था कि यह क्षेत्र पहले से ही पूरे महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट के भीतर सबसे प्रमुख स्थान बन चुका था।
अब कई शक्तिशाली समूह हवा में खड़े थे। उनकी निगाहें उनके सामने के क्षेत्र पर केंद्रित थीं। सटीक रूप से कहें तो वे सभी काले बिजली के बोल्टों से सजे पतले व्यक्ति की ओर खुले मुंह से देख रहे थे। वे स्पष्ट रूप से उस आकृति से निकलने वाली हत्या की तीव्र भावना को महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि इस हत्या की भावना के कारण पूरे क्षेत्र का तापमान काफी कम हो गया था। वह ध्रुवांश था। वह आखिरकार आ ही गया। क्षेत्र में सभी की निगाहें एक दूसरे पर केंद्रित होते ही धीमी सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। अगर वह थोड़ी देर बाद आता तो उत्तरी कायनात अकादमी का समूह पूरी तरह से खत्म हो गया होता। अबरार और उसका समूह अपनी हरकतों में बहुत क्रूर था। ऐसा लगता है कि इस मामले का कोई आसान नतीजा नहीं निकलेगा। अबरार से निपटना आसान नहीं है। हालांकि उस ध्रुवांश की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हाल ही में आसमान छू रही है। क्या वह वास्तव में अबरार से मेल खा सकता है? उसकी साधना केवल चेतना शक्ति परीक्षा पर ही लगती है। कानाफूसी की आवाजें लगातार गूंज रही थीं, जबकि सभी की निगाहें उस क्षेत्र में मौजूद दो मुख्य पात्रों पर टिकी हुई थीं। कोई भी यह महसूस कर सकता था कि आज इस क्षेत्र में एक भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली है जो वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका देगी। सभी की चौकस निगाहों के सामने ध्रुवांश ने नीचे मौजूद धांसी हुई जमीन के भीतर खड़े होकर दर्शा के गले में हाथ डाला हुआ था। वह बिल्कुल चील के पंजों में शिकार की तरह दिखाई दे रहा था। इसके अलावा उसके शरीर से निकलने वाली हत्या की मंशा ने सभी को बता दिया कि अगर वह जानलेवा वॉर करता है तो वह बिल्कुल भी दया या रहम नहीं दिखाएगा। ध्रुवांश की गिरफ्त में होने के कारण दर्शा का चेहरा पहले से ही राख जैसा हो गया था। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था, जिससे वह कुछ हद तक दुखी लग रहा था। एक जहरीली और अनिच्छुक नजर उसकी ओर से ध्रुवांश की ओर चली गई। ध्रुवांश की इतनी जल्दी कार्रवाई करने के कारण वह कोई भी बचाव करने में असमर्थ था, जिसके कारण वह तुरंत ही ध्रुवांश द्वारा दबा दिया गया। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ध्रुवांश उसे आमने सामने की मुठभेड़ में दबा सकेगा। सुल्तानी अपने से कुछ ही दूरी पर खड़े उस व्यक्ति को घूर रही थी। उसे देखे हुए उसे आधे साल से ज्यादा हो गया था, फिर भी वह ज्यादा नहीं बदला था। सिर्फ इतना कि उसका पहले जैसा सुंदर और सौम्य चेहरा कुछ ज्यादा स्वस्थ और मजबूत दिखाई देने लगा था। शायद उसके शरीर से निकलने वाली विशाल हत्या की मंशा के कारण वह बहुत तेज और तीक्ष्ण दिखाई दे रहा था, बिल्कुल स्वर्ग और धरती में खड़े एक असाधारण दिव्य भाले की तरह। अपने मुंह के कोने पर लगे खून के धब्बे को पोंछते हुए सुल्तानी का तनावग्रस्त दिल धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके सामने खड़ा युवक लोगों को अपने ऊपर असीम विश्वास दिलाता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे लोग उसकी उपस्थिति में शांत और सुरक्षित महसूस कर रहे थे। ध्रुवांश ने सिर घुमाकर सुल्तानी की ओर देखा। जैसे ही उसकी डरावनी नजरें कोमल होने लगी, उसने पूछा, बड़ी बहन सुल्तानी, क्या आप ठीक हैं? यह सुनकर सुल्तानी ने अपना सिर हिलाया। सिर घुमाकर हेराफ और लिवास की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हैं। हेराफ के कटे हुए हाथ से खून बहता रहा। इस समय लिवास पूरी तरह से खून से लथपथ था और बहुत ही दयनीय दिख रहा था। फिर भी ध्रुवांश की शक्ल देखकर उन दोनों ने राहत की सांस ली। उसका उत्तर सुनकर ध्रुवांश ने माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाकर उनकी ओर संकेत किया। अपने शरीर को उठाते हुए हेराफ एक चट्टान के सहारे बैठ गया। बड़ी मुश्किल से ध्रुवांश की ओर मुस्कुराते हुए उसने पूछा, तुम कितने आश्वस्त हो? उनका मतलब स्वाभाविक रूप से यह था कि ध्रुवांश उनके सामने मौजूद स्थिति से निपट सकता है या नहीं। आखिरकार उन्हें इस बात की पूरी तरह से जानकारी थी कि अबरार का समूह कितने अत्याचारी रूप से मजबूत था। ध्रुवांश ने नरम स्वर में उत्तर दिया, मेरे यहां होने से वे तुम सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मैं इसे तुम पर छोड़ता हूं। फिर हेराफ ने धीरे से सिर हिलाकर उत्तर दिया, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने अत्यंत चमकदार युवक की ओर देख रहा था। थोड़ा सिर हिलाते हुए ध्रुवांश ने अपना सिर ऊपर उठाया। इस समय उसकी निगाहें भावशून्य और उदासीन हो गईं और आकाश के सामने इसकी निगाहें भावशून्य और मांस की। वह अपने से थोड़ी दूर पर मौजूद आकृति की ओर देखने लगा। वहां खड़ी आकृति ने भी उसी समय अपनी नजर उधर डाली थी। जैसे ही उनकी आंखें आपस में मिली, अंदर से फूट रही बर्फीली हत्या की मंशा ने ऐसा प्रतीत हुआ कि हवा भी जमने लगी है। तुम आखिरकार आ ही गए ध्रुवांश, अबरार ने नरम आवाज में कहा। उसके हाथ भी उसी तरह श्रीनु के गले को कसकर पकड़े हुए थे। मैं यहां यह देखने आया हूं कि तुमने मेरे लिए कितना शानदार शो तैयार किया है। क्या यह पिछली बार से भी ज्यादा शानदार होगा? ध्रुवांश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह सुनकर अबरार मुस्कुराने लगा और बोला, इससे तुमको निराश नहीं होना चाहिए। ध्रुवांश ने धीरे से उत्तर दिया, मैं इसकी बहुत प्रतीक्षा कर रहा हूं। धर्मपाल अकादमी समूह के शेष 3 सदस्यों ने ध्रुवांश को घूरते हुए आकाश में भयंकर दहाड़ मारी। जब वे लालच से ध्रुवांश को घूर रहे थे
तो उनके शरीर से शक्तिशाली चेतना शक्तियां फूट पड़ीं। उन तीनों की ताकत का स्तर प्रथम रैंक आत्मा परीक्षा पर था। हालांकि वे दर्शा से कमतर थे, लेकिन वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। इसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि ध्रुवांश ने उनसे आने वाली दहाड़ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। हम्फ! यह देखकर तीनों की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। एक दूसरे की ओर देखते हुए उन तीनों ने एक ही पल में अपनी हथेलियां थपथ पाईं। उनसे असीम चेतना शक्ति बह निकली, जो चेतना शक्ति के हथेली के निशानों में बदल गईं और ध्रुवांश पर नीचे की ओर दबाव डालने लगीं। इसके बावजूद ध्रुवांश 1 इंच भी नहीं हिला। स्विश! हालांकि जैसे ही चेतना शक्ति के हथेली के निशान नीचे उतरने वाले थे, अचानक आसमान से एक तीखी तलवार की आवाज गूंजी और उसके बाद 3 विशाल तलवार के चाप विस्फोटक रूप से ऊपर उछले। फफ! जैसे ही तलवार की रोशनी चमकी, उसने तुरंत 3 चेतना शक्ति हथेली के निशानों को 2 टुकड़ों में काट दिया, जिससे वे चमकते बिंदुओं में बदल गए, जिन्होंने आसमान को काला कर दिया। वूश! अनगिनत निगाहें उस दिशा की ओर चली गईं जहां से तलवारों के निशान आए थे, और 2 चमकती हुई आकृतियां चांद और सितारों का पीछा करने जैसी गति से भागती हुई दिखाई दीं। अंत में ध्रुवांश के ठीक बगल में 2 अति सुंदर आकृतियां दिखाई दीं। दोनों लड़कियां सुंदर और आकर्षक लग रही थीं, साथ ही उनका रूप भी बहुत सुंदर था। फिर भी उन्होंने लोगों को हैरान कर दिया, यहां तक कि इस क्षेत्र के कुछ हद तक जमे हुए वातावरण में भी उनकी उपस्थिति के कारण कुछ चमक दिखाई दी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी की आंखें अनायास ही उन पर टिक गई थीं। वह कियाना है, दूसरी लड़की। उसका नाम अमायरा है ना? मैं उसे जानता हूं। वह चेतना पथ की रानी अमायरा है। चेतना पथ के अंत में उसने अबरार को गंभीर चोटें भी पहुंचाई थीं। देखने से तो ऐसा लगता है कि वे ध्रुवांश के साथ हैं। ये दोनों लड़कियां बिल्कुल भी सरल नहीं हैं। अगर वे सचमुच कुछ करें तो अबरार भी जीतने का पूरा दावा नहीं कर पाएगा। इसीलिए ध्रुवांश ने यहां आने की हिम्मत की। दोनों लड़कियों की उपस्थिति ने तुरंत और भी अधिक विस्मय पैदा कर दिया था। ध्रुवांश और अबरार की तुलना में वे उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए और भी अधिक आकर्षक थीं। ध्रुवांश के बगल में खड़ी अमायरा और कियाना ने ध्रुवांश की ओर देखा। फिर उन्होंने अपनी निगाहें सामने की ओर घुमाई और अबरार पर टिक गईं, जो उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। अबरार के साथ उसका पहले से ज्यादा संपर्क न होने के कारण कियाना की दिलचस्पी उस अबरार को जानने में ज्यादा नहीं थी। ध्रुवांश का कट्टर दुश्मन होने के साथ साथ उससे पहला स्थान छीनने वाले व्यक्ति के रूप में कियाना को इस बात की बहुत उत्सुकता थी कि यह अबरार कौन है। कियाना की तुलना में अमायरा के चेहरे पर शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति मौजूद थी। उसकी कांच जैसी साफ पुतलियों ने अबरार की तरफ एक शांत नजर डाली। उसकी उस शांत निगाह में बिल्कुल भी उतार चढ़ाव मौजूद नहीं था। अमायरा के सामने आते ही अबरार की नजर तुरंत उस पर पड़ गई। फिर भी अमायरा की शांत सुंदर आंखों ने उसके मुंह के कोने को अनायास ही झपकने पर मजबूर कर दिया। काफी समय हो गया, अमायरा। अपने दिल की धड़कन को दबाते हुए अबरार ने धीमे से कहा। एक बार फिर अपनी खूबसूरत आंखें अबरार पर टिकाते हुए अमायरा ने नरम आवाज में उत्तर दिया, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैंने चेतना पथ के अंत में तुमसे क्या कहा था? यह सुनकर अबरार की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसका चेहरा धीरे धीरे उग्र हो गया। वह एक ऐसा नजारा था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। सब कुछ त्याग कर काले कपड़े पहने लड़की ने उसे और खुद घायल कर लिया था। इसके अलावा आखिरी पल में लड़की ने उसे चोट पहुंचाने के अलावा किसी और तरह का ध्यान नहीं दिया। शांत स्वर में उसने उसे बताया था कि उसकी जान ध्रुवांश के लिए है, इसलिए उसने हत्या नहीं की। उसे अबरार ने कहा, मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें निराश करेगा। अबरार की आंखों में एक अंधेरा छाया था जब वह ध्रुवांश को घूर रहा था, जबकि हाथ श्रीनु के गले को पकड़ रहे थे और लिकांश अनियंत्रित रूप से तंग होने लगा। अबरार की बात सुनकर अमायरा ने नरम लहजे में कहा, तुम निराश होगे क्योंकि मैं वह ज्यादा ताकतवर है। उसकी कोमल आवाज में उपहास का एक भी अंश मौजूद नहीं था। फिर भी उस नरम और हल्के स्वर ने आमतौर पर शांत रहने वाले अबरार को बेकाबू होकर कांपने पर मजबूर कर दिया, जबकि उसके सुंदर चेहरे पर अंधेरे की एक गहरी छाया उभर आई। इस समय उसकी भुजाओं पर धीरे धीरे हरी नसें भी उभरने लगी थीं। अबरार के समूह के बाकी 3 सदस्यों के चेहरों पर आश्चर्य की झलक दिख रही थी जब उन्होंने वर्तमान अबरार पर अपनी निगाहें टिकाईं। यह वास्तव में पहली बार था कि उन्होंने आमतौर पर भावनाहीन अबरार को इतने भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाते देखा था। ध्रुवांश अमायरा और अबरार की तिकड़ी के इर्द गिर्द घूम रही थी, मानो उन दोनों के बीच कुछ घटित हुआ हो, इसलिए वहां मौजूद हर किसी के चेहरे अजीब से दिखने लगे। अरे सचमुच? मैं वाकई इसका इंतजार कर रहा हूं, अबरार ने अपना जवाब दिया।
गहरी सांस लेते हुए अबरार ने अपने दिल के अंदर के गुस्से और क्रोध को दबा दिया, इससे पहले कि वह अपनी अंधेरी और भयावह नजर ध्रुवांश की ओर घुमाए। एक मुस्कान के साथ उसने कहा, तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा ताकतवर क्या है? क्या यह तुम्हारी चेतना शक्ति परीक्षा रैंक की ताकत है या अमायरा तुम्हारी ताकत है? यह सुनकर ध्रुवांश हंस पड़ा। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए दर्शा को हिलाते हुए कहा, चलो हमारे कब्जे में आए लोगों को छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बचकाने होगे कि इस तरह की धमकियां दोगे, है ना? इस समय अबरार भी हंसा था, लेकिन यह हंसी ऐसी थी जिसमें जरा सी भी गर्मजोशी नहीं थी। अपनी हथेली हिलाकर उसने श्रीनु और लीकांश को उछाला। शांत भाव से ध्रुवांश ने दर्शा को दूर फेंक दिया, जिससे वह एक पहाड़ी चट्टान से टकराकर गिर गया। पहाड़ी चट्टान से बुरी तरह रेंगते हुए दर्शा के चेहरे पर एक राख जैसी अभिव्यक्ति मौजूद थी, क्योंकि वह ध्रुवांश को घूर रहा था। फिर भी उसने बाद वाले के खिलाफ लापरवाही से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। यह देखकर कि श्रीनु और लिकांश को फेंक दिया गया, ध्रुवांश ने जल्दी से उनकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों की वर्तमान उपस्थिति पूरी तरह से खून से लथपथ होने के कारण उन्हें बहुत दुखी लग रही थी। ध्रुवांश की आंखों में माफी और खेद के भाव थे जब वह उन दोनों की ओर देख रहा था। कोई भी अनावश्यक बात कहने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूं। वह कमीना बहुत ताकतवर है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो हम जल्दी से जल्दी भाग जाएंगे। जान गंवाने से बेहतर है कि ज्यादा मौके मिले। श्रीनु की आवाज से शब्द निकले, मुंह से ध्रुवांश का कंधा थपथपाते हुए। यह सुनकर ध्रुवांश ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। क्षेत्र के भीतर की आवाजें तेज होती जा रही थीं। ऊपर देखने पर पूरी पर्वत चोटी और आसपास के मैदान आकृतियों से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी शक्तिशाली समूह इस स्थान की ओर आकर्षित हो रहे थे। चेहरे पर उदासीन भाव लिए अबरार ने अपनी हथेलियों पर लगे खून के धब्बे साफ किए। सिर उठाकर उसने आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं और मैदानों पर फैली आकृतियों को देखा और फिर हल्की सी ताली बजाई। ध्रुवांश ने कहा, सफाई अभियान शुरू होता है। इस विशाल क्षेत्र में कई आकृतियां मौजूद थीं जो आसमान को धुंधला कर रही थीं और जमीन को ढक रही थीं। हालांकि ये आकृतियां एक दूसरे से बहुत दूर थीं, क्योंकि वे हवा में खड़ी थीं और एक दूसरे के प्रति सतर्क और सावधान दिख रही थीं। इंसानों का काला सागर हवा में दूर तक फैला हुआ था तथा उनके बीच स्पष्ट अलगाव की परतें थीं। भारी भीड़ के कारण उनके शरीर से निकलने वाली चेतना शक्तियों ने पूरे क्षेत्र को इंद्रधनुषी रंग में रंग दिया, जिससे लोगों की आंखों के सामने एक विशेष रूप से भव्य और शानदार नजारा प्रकट हुआ। इस समय आकाश के चारों ओर से लोगों की निगाहें सामने फैले विशाल क्षेत्र पर टिकी थीं, जहां दो समूह के लोग एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। अब तक अबरार के नेतृत्व वाला समूह बिना किसी संदेह के यहां मौजूद सभी लोगों में सबसे मजबूत समूह था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अबरार की ताकत गहरी, अथाह और समझ में न आने वाली थी। महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर अब तक अबरार को एक भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। किसी भी प्रतिद्वंद्वी का सामना करने पर वह हमेशा उन्हें ऐसे परास्त कर देता था जैसे कि वह सूखी टहनियों को झाड़ रहा हो। ऐसा लगता था कि वह अजेय है। उसके जैसे राक्षसी प्रतिभा का सामना करने पर पूरे महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसके प्रति भय और खौफ न रखता हो। हालांकि अबरार के मजबूत और शक्तिशाली होने के बावजूद ध्रुवांश और उसका समूह कोई सामान्य चरित्र नहीं था। दूसरे स्थान पर रहने वाली कियाना का उल्लेख किए बिना और केवल ध्रुवांश के बारे में बात करते हुए उसकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हाल ही में आसमान छू रही थी। वह बिल्कुल एक काले घोड़े की तरह दिखाई दे रहा था, जिसे कोई भी कम नहीं आंक सकता था। अमायरा के बारे में बात करें तो वह हमेशा से ही कम चर्चा में रही है। फिर भी उसे जानने वाला हर कोई जानता होगा कि वह एक ऐसी लड़की थी जिसका रूप और स्वभाव कियाना से जरा भी कम नहीं था। इसके अलावा उसके पास ताकत का एक भयावह स्तर भी था। तीनों के बनाए त्रिभुज में इतनी शक्ति थी कि लोगों को डरने पर मजबूर कर दिया। इसलिए जब इन दो समूहों के लोगों के बीच आमने सामने टकराव होगा तो बहुत सारे लोग यह जानना चाहेंगे कि वास्तव में कौन सा समूह फायदा उठा पाएगा। अबरार को उदासीनता से अपना हाथ हिलाते हुए देखकर पूरे क्षेत्र में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर तनाव आ गया और उनके शरीर भी धीरे धीरे उसी तरह हिलने लगे। अपने हाथ बगल में लटकाए हुए उसके सुंदर चेहरे पर एक शांत और स्थिर भाव विद्यमान था। उसके अलावा कियाना और अमायरा ने धीरे धीरे अपने हाथों में क्रमशः युद्ध भाला और लंबी तलवार कसनी शुरू कर दी थी। आसमान में तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे गुनगुनाहट की आवाजें आ रही थीं।
हालांकि महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट के सभी शक्तिशाली समूह यहां इकट्ठा हुए थे, लेकिन पूरा क्षेत्र इतना शांत लग रहा था कि हवा के चलने की आवाजें भी सुनी जा सकती थीं। हाँ, सचमुच क्या जीवंत जगह है। क्षेत्र के अंदर का वातावरण जो जम गया था अधिक देर तक नहीं रहा, क्योंकि अचानक एक स्पष्ट और ताजगी भरी हंसी गूंजी जिसने बर्फ सी शांति को तोड़ दिया। वूश! सभी की निगाहें एक पल में घूम गईं और उनकी नजरें दूर एक पर्वत शिखर की ओर चली गईं। जैसे ही उस स्थान पर चेतना प्रकाश चमका, भीतर से धीरे धीरे कई आकृतियां उभरने लगीं। आकृतियों के समूह के ठीक सामने हरे रंग के वस्त्र पहने एक युवक खड़ा था। उस युवक के सिर से लंबे बाल लहरा रहे थे। वह बहुत आत्मविश्वासी और स्वाभाविक लग रहा था। जब लोगों ने देखा तो पूरे क्षेत्र में बह रही प्रचंड हवाएं अचानक और भी तेज हो गईं और तेज हो गईं। अप्रत्याशित रूप से आसमान को धुंधला करने वाली प्रचंड हवाएं उसके स्थान की ओर बढ़ने लगीं और फिर एक भयंकर बवंडर में बदल गईं। यह लोगों की नजरें हरे रंग की पोशाक पहने उस युवक की छाती की ओर चली गईं, जहां हरे रंग का अकादमी चिन्ह मौजूद था। वहां एक विशाल, अंतहीन गहरे हरे रंग का आसमान का निशान मौजूद था, जो 5 महान अकादमियों में से एक नील गगन चेतना अकादमी के अकादमी चिन्ह का संकेत था। यह नील गगन चेतना अकादमी का लोमान है। यह वास्तव में चौथा स्थान वाला लोमान है। तो क्या अबरार ने उसे गुप्त रूप से बुलाया है? उन आकृतियों के प्रकट होने के बाद पूरे क्षेत्र में तुरंत ही कोलाहल की लहरें उठ खड़ी हुईं। पूरे महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में लोमान भी इसी तरह शिखर पर एक योद्धा था। वर्तमान में अंक रैंकिंग में चौथे स्थान पर होना उसकी ताकत और शक्ति दिखाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। ऐसे व्यक्ति के पास आधिपत्य के लिए संघर्ष करने के लिए समान योग्यताएं थीं। हालांकि कौन अनुमान लगा सकता था कि अबरार उसे आमंत्रित करने में सक्षम था। दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म। अपनी खूबसूरत आंखों से आकृति की ओर थोड़ी ठंडी निगाह डालते हुए क्याना ने ठंडी आवाज में कहा, लगता है तुम आज के मामले में टांग अड्डाना चाहते हो। अपनी नजरें घुमाते हुए लोमान ने क्याना की ओर एक हल्की सी मुस्कान भेजी, फिर जवाब दिया, क्याना, ध्रुवांश इस मामले में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया है, इसलिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे ऐसे न बुलाओ। अगर नहीं तो मुझे अभद्रता के लिए दोष मत देना, क्याना ने उदासीन स्वर में कहा और उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी झुक गईं। वैसे भी हमने पहले भी सहयोग किया है, लोमान ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। ध्रुवांश की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर एक अस्पष्ट छाया चमक उठी। फिर उसने कहा, इसके अलावा मेरे लिए यह बहुत दुर्लभ है कि मैं तुम्हें किसी के इतने करीब चलते हुए देखूं। ध्रुवांश की आंखों में चमक आ गई। क्याना की ओर देखते हुए उसने बेबस हौंसते हुए कहा, आखिरकार मुझे समझ आ गया कि खतरनाक लड़की क्या होती है। जाहिर है लोमान क्याना को पहले से जानता था। इसके अलावा उसकी आवाज के लहजे से कोई भी यह नहीं देख सकता था कि क्याना के प्रति उसकी क्या दिलचस्पी थी। शायद ध्रुवांश से निपटने के लिए अबरार के अनुरोध को स्वीकार करने का एक बड़ा कारण उसकी ईर्ष्या और जलन हो सकती है। आखिरकार उसे क्याना के स्वभाव के बारे में कुछ समझ थी। वह जानता था कि क्याना का पुरुषों के साथ कोई करीबी संपर्क नहीं होगा। पिछली बार भी जब उन्हें सहयोग करने की जरूरत थी, तब भी उसने सिर्फ अपना काम किया था और अपना लक्ष्य पूरा होने के तुरंत बाद चली गई थी। लोमान को धातु पर वार करने का कोई मौका नहीं दिया था। इसलिए यह पहली बार था जब लोमान ने क्याना को इतने लंबे समय तक एक पुरुष के साथ सहयोग करते देखा था, और यहां तक कि उसके लिए अबरार जैसे कांटेदार चरित्र के खिलाफ जाने में भी संकोच नहीं किया। ध्रुवांश, अगर तुमने और बकवास करने की हिम्मत की तो क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुमको कुचलकर नहीं मार डालूंगी? क्याना की पतली भौहें तुरंत थोड़ी सी सीधी हो गईं। ध्रुवांश को घूरते हुए उसने अपने दांत भींचे और गुर्राहट के साथ कहा। यह सुनकर ध्रुवांश तुरंत हंस पड़ा। लोमान के शामिल होने से यह हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, अमायरा ने नरम आवाज में कहा, और उसने ध्रुवांश की ओर देखा। जिन लोगों को उन्होंने पहले हराया था, जैसे लादान और टोनी, वे इस लोमान के मुकाबले में नहीं थे। बाद वाला उनके जैसा ही था। 5 महान चेतना अकादमियों में से एक से आया था और पवन आत्मा कबीले से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था। वह बेहद मजबूत था, चाहे उसकी प्रतिभा हो या उसकी पृष्ठभूमि। अगर वह अबरार की मदद करना चाहता तो इससे ध्रुवांश और उसके समूह पर काफी दबाव बनता। यह सुनकर ध्रुवांश ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा मुझे डर है कि अबरार के पास अभी भी हमारे लिए और भी बहुत कुछ है। अबरार कुछ ही दूरी पर हवा में खड़ा था। उसकी आंखों में अभी भी एक शांत और स्थिर नजर थी जब वह ध्रुवांश की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के हैरानी की लहर के बिना उसने एक बार फिर अपना हाथ उठाया और फिर धीरे से नीचे की ओर हाथ हिलाया। भाई जफर, कृपया अपना परिचय दें।
जैसे ही अबरार की उदासीन आवाज गूंजी, कई लोगों के चेहरे पर ठंडक छा गई। जफर? क्या यह 9 कड़ाही चेतना अकादमी का जफर हो सकता है, जो वर्तमान में अंक रैंकिंग में 6ठे स्थान पर है? खांसी। ऐसा लगता है कि यह महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट के फाइनल मैच से पहले का सबसे शानदार मुकाबला माना जा सकता है। इसलिए अगर मैं यहां अनुपस्थित रहूं तो यह बेहद अफसोस की बात होगी। अबरार की आवाज गूंजी। तभी एक हंसी की आवाज गूंज उठी। सभी की निगाहें एक तरफ मुड़ गईं। अचानक इंसानों का समुद्र अलग हो गया और फिर कई आकृतियां धीरे धीरे अंदर से बाहर निकल आईं। आगे खड़े व्यक्ति ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे, जबकि वह एक नाजुक और स्त्रीवत रूप में दिख रहा था। उसके बालों का रंग राख भूरे रंग का था, जबकि उसकी आंखें बहुत चमकीली दिख रही थीं। इस समय उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वह अपने सामने फैली जमीन की ओर देख रहा था, जहां इंसानों का समुद्र इकट्ठा हो गया था। इसी प्रकार उनकी छाती पर भी अकादमी का चिन्ह मौजूद था, जिस पर 9 कड़ाहियों की छवि अंकित थी। यह 9 कड़ाही चेतना अकादमी की पहचान थी। 100 साल पहले 9 कड़ाही चेतना अकादमी कभी 5 महान चेतना अकादमियों में से एक थी। उसके बाद ताकत में गिरावट में आने के कारण इसने 5 महान चेतना अकादमियों में से एक होने का खिताब खो दिया। फिर भी 9 कड़ाही चेतना अकादमी के पास अभी भी इस तरह की अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने जिस समूह को महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भेजा था और अंक रैंकिंग में 6ठे स्थान पर था, वह उनकी ताकत को साबित करने के लिए काफी था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जफर की उपस्थिति ने शोरगुल की लहरें पैदा कर दी थीं और कई लोगों के चेहरे पर आश्चर्य और हैरानी साफ झलक रही थी। जिन लोगों को अबरार ने अपने गठबंधन में शामिल किया था, वे सभी शीर्ष स्तर के योद्धा थे, जिनके पास अंतिम मैच के लिए मौजूद 8 जगहों के लिए मुकाबला करने की योग्यता थी। ऐसा लग रहा था कि अबरार वाकई पूरी तैयारी के साथ आया था। वह सच में ध्रुवांश और उसके समूह को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। आसमान को काला करने वाली निगाहें ध्रुवांश पर केंद्रित थीं। उनकी आंखों में अस्पष्ट भाव थे। इस समय वास्तव में किसी को नहीं पता था कि क्या ध्रुवांश अबरार की तैयार की गई ऐसी लाइन अप को देखकर पीछे हटेगा या नहीं। ध्रुवांश, क्या तुम इस शो से संतुष्ट हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है? अबरार ने हल्की मुस्कान के साथ ध्रुवांश की ओर देखते हुए कहा। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, उसने अपनी पतली हथेलियां फैलाईं और हल्की सी ताली बजाई। यह सब देखकर आस पास की भीड़ की पलकें झपकने लगीं और दिलों में स्तब्धता छा गई। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है? वूश! जैसे ही अबरार की ताली बजी, दूर आसमान से अचानक एक खूनी लाल रंग की छाया उभरी। खूनी की नदी के समान खूनी लाल की दिखाई देने वाली यह छाया क्षितिज को पार करते हुए असंख्य योद्धाओं की चौकस निगाहों से आबाद क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ी। खून की नदी को देखकर ध्रुवांश की आंखें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसके पास खड़ी अमायरा की खूबसूरत आंखों से ठंडी मंशा बह निकली। जैसे ही खून की नदी बह गई, अंदर से कई आकृतियां एक झटके में प्रकट हुईं। उन आकृतियों ने खून से लाल वस्त्र पहने हुए थे। उनके बीच एक जाना पहचाना चेहरा था। यह वही व्यक्ति था जो ध्रुवांश द्वारा घायल होने के बाद दिव्य लकड़ी महल से भाग निकला था, तरकश। इस समय तरकश ध्रुवांश की ओर एक काली और भयावह नजर से देख रहा था। फिर भी वह स्पष्ट रूप से वहां मुख्य पात्र नहीं था, क्योंकि खूनी लाल बालों वाला एक युवक उसके ठीक सामने खड़ा था। इस युवक ने भी खून से लाल रंग का लबादा पहना हुआ था। अपनी लाल दुष्ट आंखों को घुमाते हुए उसने आखिरकार अमायरा के शरीर पर अपनी नजर टिकाई और फिर एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, वाकई बहुत समय हो गया है। अमायरा अपनी देवांश तलवार को कसकर पकड़े हुए, अमायरा की स्पष्ट और सुंदर आंखें ठंडी मंशा से भरी हुई थीं। जैसे ही उसके लाल होंठ थोड़े खुले, अंदर से एक धीमी मगर ठंडी आवाज गूंजी, इमाद, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खूनी देव दल का तीसरा राजकुमार यहां आएगा। देवांश दल की भावी महारानी के लिए हमारे खूनी देव दल के किसी भी सदस्य का यहां आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इमाद नाम के युवक ने उत्तर दिया। इमाद ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरे क्षेत्र में कई लोगों की निगाहें आश्चर्य और संदेह के बीच झूल रही थीं जब वे इस इमाद की ओर देख रहे थे। इमाद, हालांकि यह नाम अभी तक शीर्ष 16 में नहीं आया था, लेकिन कोई भी उसके द्वारा लाए गए दबाव को महसूस करने में सक्षम होगा, जो लोमान या जफर की तुलना में थोड़ा भी कमजोर नहीं था। ये तीनों ही आकृतियां ताकतवर योद्धा थे। ध्रुवांश से निपटने के लिए अबरार ने वास्तव में अपनी योजना को पूरा किया था। जिन लोगों को उसने बुलाया था, वे सभी फाइनल मैच 8 स्थानों के लिए मुकाबला करने की योग्यता रखते थे। वे महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट के शिखर पर खड़े व्यक्ति थे। ध्रुवांश, अबरार के सुंदर चेहरे पर एक बार फिर गर्मजोशी और सौम्य मुस्कान उभर आई, चारों ओर से घिरे।
ध्रुवांश और उसके समूह की ओर देखते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम मेरी तैयारियों से संतुष्ट हो? आसमान को धुंधला करती निगाहें ध्रुवांश की ओर चली गईं। ऐसे भयावह लाइन अप का सामना करते हुए ध्रुवांश, अमायरा और क्याना जैसे दुर्जय लोगों को भी अत्यधिक दबाव महसूस होना चाहिए। अबरार ने जो कार्ड निकाले थे वे सभी बहुत शक्तिशाली थे। इस स्थिति का सामना करने पर ध्रुवांश क्या करेगा? अनगिनत चौकन्ने निगाहों के बीच ध्रुवांश ने धीरे से अपना सिर उठाया। इस समय उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य या डर के भाव नहीं थे। इसके विपरीत उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी थी। उसके बाद उसकी मधुर आवाज गूंजी, क्या तुम्हारा काम हो चुका है? गहरी न लगने के बावजूद जब यह आवाज लोगों के कानों में पड़ी तो उनके दिलों में जोरदार कंपन पैदा हो गया। जैसे ही ध्रुवांश की आवाज धीमी सी गूंजी, पूरे क्षेत्र में मूल रूप से मौजूद शोर एक बार फिर शांत हो गया और कई लोग ध्रुवांश को सदमे और आश्चर्य से देखने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे उसके चेहरे पर किसी भी तरह का सदमा या डर नहीं देख पा रहे थे। इससे सभी लोग अचंभित रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुवांश को अभी भी अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है? अबरार, लोमान, जफर, साथ ही इमाद जैसे खिलाड़ियों के लाइन अप का सामना करना पड़ रहा है। ध्रुवांश, अमायरा और क्याना के समूह भी उनके खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम नहीं होने चाहिए, है ना? यहां मौजूद कोई भी व्यक्ति ध्रुवांश, अमायरा और क्याना की तिकड़ी की ताकत को कम नहीं आंकेगा, लेकिन यह बात पूरी तरह से उस लाइनअप के बारे में नहीं कही जा सकती है जिसका सामना तिकड़ी कर रही थी। अबरार ने जिन लोगों को आमंत्रित किया था वे सभी काफी ज्यादा ताकत वाले थे और यह कोई मजाक नहीं था। हालांकि ऐसी स्थिति में भी ध्रुवांश के चेहरे पर भावों में कोई बदलाव नहीं आया। इसका क्या मतलब है? क्या वह वास्तव में अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में अनजान है या उसके पास कुछ ऐसा है जो उसे ऐसी स्थिति का सामना करने में इतना आत्मविश्वास देता है? यदि यह बाद वाला मामला था तो कुछ लोगों के लिए इस पर विश्वास करना कठिन होना स्वाभाविक था। इस बारे में कुछ सोचने के बाद कुछ लोगों की निगाहों में हल्की चमक आने लगी। अबरार जैसी राक्षसी प्रतिभा को अपने प्रति इतना भय और खौफ पैदा कराने में सक्षम होने से यह स्पष्ट था कि ध्रुवांश कोई मूर्ख इंसान नहीं था। चूंकि ध्रुवांश को मूर्खता के कारण कोई डर या भय नहीं था, इसलिए केवल एक ही व्याख्या है जो इस चित्र से मेल खाती है, वह यह है कि उसने भी इसी प्रकार की तैयारी की थी। इस विचार से कई लोगों के दिलों में हल्की सी कंपन हुई, जबकि उनकी निगाहों में एक अजीब सी छाया उभर आई जो उनकी आंखों के सामने खड़े अत्यंत शांत युवक पर केंद्रित थी। लोमान, जफर और इमाद जैसे दिग्गज लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया में आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। उनकी आंखों में एक चमकीली चमक मौजूद थी क्योंकि उन्होंने अपनी निगाहें ध्रुवांश के शरीर पर टिका दी थीं। लगता है तुम्हें मेरी तैयारियों का बहुत पहले से इंतजार था? अबरार की आंखें भी उसी तरह सिकुड़ गई थीं। ध्रुवांश की ओर देखते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतने सालों से विरोधी होने के नाते मैं तुम्हारे इन तरीकों को कैसे नहीं समझ सकता। ध्रुवांश ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और सीधे अबरार की ओर देखा। ओह! यह सुनकर अबरार की भौहें तन गईं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह मामला है इसलिए मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह की तैयारी कर सकते हो। यह कोई चौंकाने वाली तैयारी नहीं है, बस इतना है कि इस महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में कई योद्धा मौजूद हैं। चूंकि तुम दिग्गज लोगों को बुलाने में सक्षम हो तो मैं इस संबंध में कुछ कैसे नहीं कर सकता। ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, ध्रुवांश ने पीछे मुड़कर देखा। क्षितिज के पार अंतहीन रूप से फैले मानव सागर की ओर देखते हुए उसने स्पष्ट आवाज और मुस्कान के साथ कहा, कृपया अपने आप को दिखाओ, भाई वज्रकाय, भाई मिराजिल। ध्रुवांश की आवाज गूंजते ही पूरा इलाका शांत हो गया। फिर इंसानों के समुद्र के भीतर से एक असहाय सी आवाज धीरे धीरे गूंजी, ध्रुवांश, तुम्हारा यह सहयोग वाकई थोड़ा मसालेदार है। जैसे ही आवाज धीरे धीरे इंसानों के समुद्र से अलग हुई, आकृतियों का एक समूह धीरे धीरे बाहर आया। सबसे आगे की आकृति एक युवा थी जिसका रूप नाजुक और स्त्रीवत था। वह वीर बलिदानी चेतना अकादमी से प्रभावशाली वज्रकाय था। मस्तानी चुपचाप उसके पीछे खड़ी थी। उसकी खूबसूरत आंखें ध्रुवांश पर टिकी थीं जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था और वह बुदबुदा रही थी। वाकई क्या बात है चिंताजनक साथी। वज्रकाय के ठीक बगल में एक और युवक खड़ा था जो दिखने में बहुत ही साधारण था और किसी भी रूप में विनम्र नहीं लग रहा था। इस समय उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसकी आस्तीन में से एक हाथ बाहर निकला हुआ था जो विशेष रूप से असामान्य लग रहा था क्योंकि उसमें से बहुत ही सफेद चमक निकल रही थी। इससे ऐसा लग रहा था जैसे वह रत्नों से बना हो, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। यह पंख रैंकिंग में वर्तमान में तीसरा स्थान है। वीर बलिदानी चेतना अकादमी से वज्रकाय,
मिराजिल भी हैं, जो वर्तमान में 8वें स्थान पर हैं। ऐसा लगता है कि वे बहुत लंबे समय से उस रैंकिंग पर हैं। हालांकि वे अभी तक ऊपर नहीं उठे हैं, लेकिन वे अभी भी 8वें स्थान से नीचे नहीं गिरे हैं। सही मायने में ध्रुवांश ने इसके लिए तैयारी कर ली थी। वज्रकाय और मिराजिल के सामने आने पर पूरे क्षेत्र में तुरंत ही शोरगुल की लहरें उठ खड़ी हुईं, जबकि काफी लोगों ने अपने दिलों में प्रशंसा की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि यह पूरा मामला वाकई दिलचस्प हो गया था। दोनों पक्षों ने अपनी उल्लेखनीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया और दिग्गजों को इकट्ठा किया। दोनों पक्षों की लाइन अब को पूरे महान प्रशंसित है। चेतना अकादमी टूर्नामेंट में सबसे मजबूत माना जा सकता है। जिन कुछ समूहों को बुलाया गया था, उनके फाइनल मैच के लिए मुकाबला करने की सबसे अधिक संभावना थी। वज्रकाय और मिराजिल की ओर देखते हुए ध्रुवांश ने उनके प्रति कृतज्ञता में अपने हाथ जोड़े। शिकार के उन कुछ दिनों के दौरान उसने न केवल अबरार के नुकीले दांत और पंजे उखाड़े, बल्कि उसने ऐसे सहयोगियों की भी तलाश की जो उसके साथ सहयोग कर सके। आखिरकार अबरार से पूरी तरह परिचित होने के कारण अगर अबरार बिना किसी रोक टोक के उसके समूह से निपटना चाहता, तो वह निश्चित रूप से अन्य भारी समूहों को अपने पक्ष में खींच लेता। इसलिए उसे भी अपनी कुछ तैयारियां करनी पड़ी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अबरार के साथ लोमान, जफर, इमाद थे, जबकि ध्रुवांश के साथ क्याना, अमायरा, वज्रकाय और मिराजिल भी थे। ध्रुवांश के स्वयं जुड़ने से बाद वाले की लाइनअप को उत्तम कहा जा सकता है। महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में दोनों पक्षों की लाइनअप बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ थी। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उससे कई लोगों के अंदर खून का उबाल आ गया था। वज्रकाय ध्रुवांश के साथ मिलकर काम करेंगे। अबरार की आंखों में ठंडक भर गई जब उसने वज्रकाय पर अपनी नजर टिकाई। दरअसल उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में ध्रुवांश के साथ मिल जाएगा। आखिरकार चेतना पथ पर रहते हुए ध्रुवांश का वज्रकाय के साथ रिश्ता करीबी नहीं माना जा सकता था। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं भी तो बस मैदान बराबर करने आया हूं। वज्रकाय के चेहरे पर मुस्कान उभर आई जब उसने अपना जवाब दिया। पीछे मुड़कर उसने अपने बगल में खड़े मस्तानी को देखा। उसका मुंह असहायता में थोड़ा सा फड़क उठा। हालांकि वह ध्रुवांश की प्रशंसा करता था, लेकिन जब ध्रुवांश ने उसे ढूंढा था तो उसके पास अबरार और ध्रुवांश के बीच युद्ध में शामिल होने की कोई योजना नहीं थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि वह मस्तानी की बातों को सहन करने में असमर्थ था। इसलिए उसने आखिरकार हार मान ली और मदद करने के लिए तैयार हो गया। मस्तानी ने उस वक्त वज्रकाय से कहा था कि तुम्हारी नजर कमजोर है। क्या तुम्हें नहीं पता कि अबरार किस तरह का इंसान है? उस आदमी की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। अगर वह ध्रुवांश से निपटने में सफल हो जाता है तो हम उसकी भविष्य की योजनाओं से बच नहीं पाएंगे। चैंपियनशिप जीतने के लिए वह आदमी अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी दया के मिटा देगा। वज्रकाय के हाव भाव देखकर मस्तानी खुद को ठंडी सांस लेने से नहीं रोक सकी। क्या सचमुच यही एकमात्र कारण है? वज्रकाय ने चिढ़ाते हुए पूछा। मस्तानी ने गुर्राते हुए कहा, तुम और क्या सोच रहे हो? उसकी पतली भौहें थोड़ी सी खड़ी हो गईं, क्योंकि उसके गोरे रंग पर गुलाबी रंग की छाया चमक उठी। फिर भी उसने अपनी चमकदार और खूबसूरत आंखें खोलीं और वज्रकाय की ओर एक भयंकर चमक बिखेरी। उसकी गुर्राहट सुनकर वज्रकाय को सूखी खांसी आ गई। वह अपनी इस चालाक और अनियंत्रित छोटी बहन के सामने पूरी तरह से असहाय था। इसलिए उसके पास एकमात्र विकल्प अबरार की ओर मुड़ना था और फिर मुस्कुराकर कहना था, अबरार, तुमने वाकई मामले को बिगाड़ दिया है। मैं जो देख सकता हूं, अगर हमारे दोनों लाइनअप वास्तव में इसे सुलझा लें, मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस कीमत को चुकाने के कारण इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कुछ लोग फाइनल मैच में पदोन्नति पाने की योग्यता खो देंगे। जैसे ही वज्रकाय की स्पष्ट आवाज आसमान में गूंजी, दोनों पक्षों द्वारा आमंत्रित किए गए दिग्गज सहायकों की आंखें चमक उठीं। आखिरकार उन सभी को यह स्पष्ट था कि दोनों पक्षों से निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगर वे वास्तव में इस पर लड़ाई करते हैं तो उन्हें इसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अबरार या ध्रुवांश की परवाह किए बिना ऐसी कीमत स्पष्ट रूप से बहुत सार्थक नहीं थी। दोनों के बीच की दुश्मनी और शिकायतों के कारण वे मदद के लिए बुला सकते थे, लेकिन वे दोनों की दुश्मनी के कारण अपने जीवन को दे वो इसके लिए इतना आगे नहीं बढ़ सकते थे। वज्रकाय की ओर देखने के लिए अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए अबरार ने ध्रुवांश की ओर एक नजर डाली, फिर एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सुझाव है, कैप्टन वज्रकाय? वज्रकाय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर कोई एक कदम पीछे हटेगा और वापस लौट जाएगा और फिर अंतिम मैच में मुकाबला कर लेगा। जैसे ही उनके शब्द गूंजे, कई समूह तुरंत हैरान हो गए।
क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों पक्षों की आश्चर्यजनक लाइनअप बस ऐसे ही पैकअप करके पीछे हट जाए? क्या यह एक मजाक है? क्या उन्होंने अपने दिग्गज सहयोगियों को सिर्फ चकाचौंध करने के लिए इकट्ठा किया था? यह सुनकर ध्रुवांश ने केवल एक हल्की सी मुस्कान दी और इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अबरार ने भी इसी तरह जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट दी। अपनी नजरें घुमाते हुए उसने आखिरकार ध्रुवांश पर अपनी नजरें टिकाईं और फिर कहा, मैं भी मानता हूं कि यहां फाइनल मैच शुरू करना उचित नहीं है। हालांकि चूंकि सभी यहां हैं, इसलिए अभी भी कुछ काम करने की जरूरत है। ध्रुवांश, चूंकि आज की बात हम दोनों से शुरू हुई है, तो हमारा इसे समाप्त करना तुम्हारे लिए कैसा रहेगा? अबरार के ये शब्द गूंजे, इसने कई लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। दोनों के बीच अपेक्षाकृत समान लाइन अप के साथ समूह लड़ाई छिड़ने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा अबरार द्वारा एक साथ लाया गया लाइन अब पहले से ही ध्रुवांश को ज्यादा खतरा पैदा करने में असमर्थ था। चूंकि यह मामला था, इसलिए वह केवल एक ही काम कर सकता था कि अपने सहायकों को दूर फेंक दे और खुद मंच की शोभा बढ़ाए। अबरार को अभी भी ऐसा दृश्य बनाने की जरूरत थी। ध्रुवांश में उसके डर और खौफ का ज्यादातर कारण अमायरा और क्याना ही थे। हालांकि ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात में वह डर और खौफ दबा हुआ था। आखिरकार अगर अमायरा और क्याना अभी भी ध्रुवांश को इस समय कार्रवाई करने में मदद करना चाहती थीं, तो अबरार द्वारा आमंत्रित किए गए कुछ दिग्गज सहायक कार्रवाई किए बिना चुपचाप खड़े नहीं रह सकते थे। अमायरा की खूबसूरत आंखों में एक चमक थी, क्योंकि उसे अबरार की योजना के बारे में स्पष्ट समझ थी। तो यह पता चलता है कि इस आदमी की योजना हमेशा से ही ध्रुवांश को उसके साथ द्वंद्व युद्ध के लिए मजबूर करने की थी। एक निश्चित दृष्टिकोण से वर्तमान अबरार वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि वह जानती थी कि ध्रुवांश और अबरार के बीच लड़ाई जरूर होगी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि ऐसा अभी हो, क्योंकि ध्रुवांश की साधना अभी भी वास्तव में आत्मा परीक्षा के दायरे तक नहीं पहुंची है। अब तक अगर ध्रुवांश ने अबरार के साथ हाथ मिलाया तो यह उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में अबरार को स्पष्ट जानकारी थी। इसलिए उसने ध्रुवांश को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने के लिए इन सभी योजनाओं को लागू किया था। इस तरह वह ध्रुवांश को पूरी तरह से परेशान करने में सक्षम होगा, जिसके परिणामस्वरूप उसके सबसे कांटेदार प्रतिद्वंद्वी की हार होगी। अमायरा के खूबसूरत चेहरे पर ठंडक छा गई। अगले ही पल अपनी देवांश तलवार को कसकर पकड़ते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। फिर भी उसे ध्रुवांश ने रोक दिया। अपना सिर उसकी ओर हल्के से हिलाते हुए युवक ने अपना सिर ऊपर उठाकर अबरार की ओर देखा। उसके सुंदर चेहरे पर एक तीखी मुस्कान उभरने लगी, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अनगिनत चौकस निगाहों के सामने अपना सिर हिलाता। चलो, जैसा आप चाहें वैसा करें, जैसी तेरी इच्छा। जब ध्रुवांश की आवाज क्षितिज तक फैली, या उसके पास कुछ ऐसा है जो उसे ऐसी स्थिति का सामना करने में इतना आत्मविश्वास देता है? यदि यह बाद वाला मामला था तो कुछ लोगों के लिए इस पर विश्वास करना कठिन होना स्वाभाविक था। इस बारे में कुछ सोचने के बाद कुछ लोगों की निगाहों में हल्की चमक आने लगी। अबरार जैसी राक्षसी प्रतिभा को अपने प्रति इतना भय और खौफ पैदा कराने में सक्षम होने से यह स्पष्ट था कि ध्रुवांश कोई मूर्ख इंसान नहीं था। चूंकि ध्रुवांश को मूर्खता के कारण कोई डर या भय नहीं था, इसलिए केवल एक ही व्याख्या है जो इस चित्र से मेल खाती है, वह यह है कि उसने भी इसी प्रकार की तैयारी की थी। इस विचार से कई लोगों के दिलों में हल्की सी कंपन हुई, जबकि उनकी निगाहों में एक अजीब सी छाया उभर आई जो उनकी आंखों के सामने खड़े अत्यंत शांत युवक पर केंद्रित थी। लोमान, जफर और इमाद जैसे दिग्गज लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया में आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। उनकी आंखों में एक चमकीली चमक मौजूद थी, क्योंकि उन्होंने अपनी निगाहें ध्रुवांश के शरीर पर टिका दी थीं। लगता है तुम्हें मेरी तैयारियों का बहुत पहले से इंतजार था। अबरार की आंखें भी उसी तरह सिकुड़ गई थीं। ध्रुवांश की ओर देखते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतने सालों से विरोधी होने के नाते मैं तुम्हारे इन तरीकों को कैसे नहीं समझ सकता। ध्रुवांश ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और सीधे अबरार की ओर देखा। ओह! यह सुनकर अबरार की भौहें तन गईं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह मामला है, इसलिए मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह की तैयारी कर सकते हो। यह कोई चौंकाने वाली तैयारी नहीं है, बस इतना है कि इस महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में कई योद्धा मौजूद हैं। चूंकि तुम दिग्गज लोगों को बुलाने में सक्षम हो, तो मैं इस संबंध में कुछ कैसे नहीं कर सकता। ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, ध्रुवांश ने पीछे मुड़कर देखा। क्षितिज के पार अंतहीन रूप से फैले मानव सागर की ओर देखते हुए उसने स्पष्ट आवाज और मुस्कान के साथ कहा, कृपया अपने आप को दिखाओ, भाई वज्रकाय, भाई मिराजिल। ध्रुवांश की आवाज गूंजते ही
पूरा इलाका शांत हो गया। फिर इंसानों के समुद्र के भीतर से एक असहाय सी आवाज धीरे धीरे गूंजी, ध्रुवांश, तुम्हारा यह सहयोग वाकई थोड़ा मसालेदार है। जैसे ही आवाज धीरे धीरे इंसानों के समुद्र से अलग हुई, आकृतियों का एक समूह धीरे धीरे बाहर आया। सबसे आगे की आकृति एक युवा थी जिसका रूप नाजुक और स्त्रीवत था। वह वीर बलिदानी चेतना अकादमी से प्रभावशाली वज्रकाय था। मस्तानी चुपचाप उसके पीछे खड़ी थी। उसकी खूबसूरत आंखें ध्रुवांश पर टिकी थीं, जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था, और वह बुदबुदा रही थी। वाकई क्या बात है चिंताजनक साथी। वज्रकाय के ठीक बगल में एक और युवक खड़ा था, जो दिखने में बहुत ही साधारण था और किसी भी रूप में विनम्र नहीं लग रहा था। इस समय उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसकी आस्तीन में से एक हाथ बाहर निकला हुआ था, जो विशेष रूप से असामान्य लग रहा था, क्योंकि उसमें से बहुत ही सफेद चमक निकल रही थी। इससे ऐसा लग रहा था जैसे वह रत्नों से बना हो, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। यह पंक रैंकिंग में वर्तमान में तीसरा स्थान है। वीर बलिदानी चेतना अकादमी से वज्रकाय मिराजिल भी हैं, जो वर्तमान में 8वें स्थान पर हैं। ऐसा लगता है कि वे बहुत लंबे समय से उस रैंकिंग पर हैं। हालांकि वे अभी तक ऊपर नहीं उठे हैं, लेकिन वे अभी भी 8वें स्थान से नीचे नहीं गिरे हैं। सही मायने में ध्रुवांश ने इसके लिए तैयारी कर ली थी। वज्रकाय और मिराजिल के सामने आने पर पूरे क्षेत्र में तुरंत ही शोरगुल की लहरें उठ खड़ी हुईं, जबकि काफी लोगों ने अपने दिलों में प्रशंसा की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि यह पूरा मामला वाकई दिलचस्प हो गया था। दोनों पक्षों ने अपनी उल्लेखनीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया और दिग्गजों को इकट्ठा किया। दोनों पक्षों की लाइन अब को पूरे महान प्रशंसित है। चेतना अकादमी टूर्नामेंट में सबसे मजबूत माना जा सकता है। जिन कुछ समूहों को बुलाया गया था, उनके फाइनल मैच के लिए मुकाबला करने की सबसे अधिक संभावना थी। वज्रकाय और मिराजिल की ओर देखते हुए ध्रुवांश ने उनके प्रति कृतज्ञता में अपने हाथ जोड़े। शिकार के उन कुछ दिनों के दौरान उसने न केवल अबरार के नुकीले दांत और पंजे उखाड़े, बल्कि उसने ऐसे सहयोगियों की भी तलाश की जो उसके साथ सहयोग कर सके। आखिरकार अबरार से पूरी तरह परिचित होने के कारण अगर अबरार बिना किसी रोक टोक के उसके समूह से निपटना चाहता, तो वह निश्चित रूप से अन्य भारी समूहों को अपने पक्ष में खींच लेता। इसलिए उसे भी अपनी कुछ तैयारियां करनी पड़ी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अबरार के साथ लोमान, जफर, इमाद थे, जबकि ध्रुवांश के साथ क्याना, अमायरा, वज्रकाय और मिराजिल भी थे। ध्रुवांश के स्वयं जुड़ने से बाद वाले की लाइनअप को उत्तम कहा जा सकता है। महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में दोनों पक्षों की लाइनअप बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ थी। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उससे कई लोगों के अंदर खून का उबाल आ गया था। वज्रकाय ध्रुवांश के साथ मिलकर काम करेंगे। अबरार की आंखों में ठंडक भर गई जब उसने वज्रकाय पर अपनी नजर टिकाई। दरअसल उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में ध्रुवांश के साथ मिल जाएगा। आखिरकार चेतना पथ पर रहते हुए ध्रुवांश का वज्रकाय के साथ रिश्ता करीबी नहीं माना जा सकता था। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं भी तो बस मैदान बराबर करने आया हूं। वज्रकाय के चेहरे पर मुस्कान उभर आई जब उसने अपना जवाब दिया। पीछे मुड़कर उसने अपने बगल में खड़े मस्तानी को देखा। उसका मुंह असहायता में थोड़ा सा फड़क उठा। हालांकि वह ध्रुवांश की प्रशंसा करता था, लेकिन जब ध्रुवांश ने उसे ढूंढा था तो उसके पास अबरार और ध्रुवांश के बीच युद्ध में शामिल होने की कोई योजना नहीं थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि वह मस्तानी की बातों को सहन करने में असमर्थ था। इसलिए उसने आखिरकार हार मान ली और मदद करने के लिए तैयार हो गया। मस्तानी ने उस वक्त वज्रकाय से कहा था कि तुम्हारी नजर कमजोर है। क्या तुम्हें नहीं पता कि अबरार किस तरह का इंसान है? उस आदमी की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। अगर वह ध्रुवांश से निपटने में सफल हो जाता है तो हम उसकी भविष्य की योजनाओं से बच नहीं पाएंगे। चैंपियनशिप जीतने के लिए वह आदमी अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी दया के मिटा देगा। वज्रकाय के हाव भाव देखकर मस्तानी खुद को ठंडी सांस लेने से नहीं रोक सकी। क्या सचमुच यही एकमात्र कारण है? वज्रकाय ने चिढ़ाते हुए पूछा। मस्तानी ने गुर्राते हुए कहा, तुम और क्या सोच रहे हो? उसकी पतली भौहें थोड़ी सी खड़ी हो गईं, क्योंकि उसके गोरे रंग पर गुलाबी रंग की छाया चमक उठी। फिर भी उसने अपनी चमकदार और खूबसूरत आंखें खोलीं और वज्रकाय की ओर एक भयंकर चमक बिखेरी। उसकी गुर्राहट सुनकर वज्रकाय को सूखी खांसी आ गई। वह अपनी इस चालाक और अनियंत्रित छोटी बहन के सामने पूरी तरह से असहाय था। इसलिए उसके पास एकमात्र विकल्प अबरार की ओर मुड़ना था और फिर मुस्कुराकर कहना था, अबरार, तुमने वाकई मामले को बिगाड़ दिया है। मैं जो देख सकता हूं, अगर हमारे दोनों लाइनअप वास्तव में इसे सुलझा लें, मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस कीमत को चुकाने के कारण
इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कुछ लोग फाइनल मैच में पदोन्नति पाने की योग्यता खो देंगे। जैसे ही वज्रकाय की स्पष्ट आवाज आसमान में गूंजी, दोनों पक्षों द्वारा आमंत्रित किए गए दिग्गज सहायकों की आंखें चमक उठीं। आखिरकार उन सभी को यह स्पष्ट था कि दोनों पक्षों से निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगर वे वास्तव में इस पर लड़ाई करते हैं तो उन्हें इसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अबरार या ध्रुवांश की परवाह किए बिना ऐसी कीमत स्पष्ट रूप से बहुत सार्थक नहीं थी। दोनों के बीच की दुश्मनी और शिकायतों के कारण वे मदद के लिए बुला सकते थे, लेकिन वे दोनों की दुश्मनी के कारण अपने जीवन को दे वो इसके लिए इतना आगे नहीं बढ़ सकते थे। वज्रकाय की ओर देखने के लिए अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए अबरार ने ध्रुवांश की ओर एक नजर डाली, फिर एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सुझाव है कैप्टन वज्रकाय? वज्रकाय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर कोई एक कदम पीछे हटेगा और वापस लौट जाएगा और फिर अंतिम मैच में मुकाबला कर लेगा। जैसे ही उनके शब्द गूंजे, कई समूह तुरंत हैरान हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों पक्षों की आश्चर्यजनक लाइनअप बस ऐसे ही पैकअप करके पीछे हट जाए? क्या यह एक मजाक है? क्या उन्होंने अपने दिग्गज सहयोगियों को सिर्फ चकाचौंध करने के लिए इकट्ठा किया था? यह सुनकर ध्रुवांश ने केवल एक हल्की सी मुस्कान दी और इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अबरार ने भी इसी तरह जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट दी। अपनी नजरें घुमाते हुए उसने आखिरकार ध्रुवांश पर अपनी नजरें टिकाईं और फिर कहा, मैं भी मानता हूं कि यहां फाइनल मैच शुरू करना उचित नहीं है। हालांकि चूंकि सभी यहां हैं, इसलिए अभी भी कुछ काम करने की जरूरत है। ध्रुवांश, चूंकि आज की बात हम दोनों से शुरू हुई है, तो हमारा इसे समाप्त करना तुम्हारे लिए कैसा रहेगा? अबरार के ये शब्द गूंजे, इसने कई लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। दोनों के बीच अपेक्षाकृत समान लाइन अप के साथ समूह लड़ाई छिड़ने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा अबरार द्वारा एक साथ लाया गया लाइन अब पहले से ही ध्रुवांश को ज्यादा खतरा पैदा करने में असमर्थ था। चूंकि यह मामला था, इसलिए वह केवल एक ही काम कर सकता था कि अपने सहायकों को दूर फेंक दे और खुद मंच की शोभा बढ़ाए। अबरार को अभी भी ऐसा दृश्य बनाने की जरूरत थी। ध्रुवांश में उसके डर और खौफ का ज्यादातर कारण अमायरा और क्याना ही थे। हालांकि ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात में वह डर और खौफ दबा हुआ था। आखिरकार अगर अमायरा और क्याना अभी भी ध्रुवांश को इस समय कार्रवाई करने में मदद करना चाहती थीं, तो अबरार द्वारा आमंत्रित किए गए कुछ दिग्गज सहायक कार्रवाई किए बिना चुपचाप खड़े नहीं रह सकते थे। अमायरा की खूबसूरत आंखों में एक चमक थी, क्योंकि उसे अबरार की योजना के बारे में स्पष्ट समझ थी। तो यह पता चलता है कि इस आदमी की योजना हमेशा से ही ध्रुवांश को उसके साथ द्वंद्व युद्ध के लिए मजबूर करने की थी। एक निश्चित दृष्टिकोण से वर्तमान अबरार वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि वह जानती थी कि ध्रुवांश और अबरार के बीच लड़ाई जरूर होगी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि ऐसा अभी हो, क्योंकि ध्रुवांश की साधना अभी भी वास्तव में आत्मा परीक्षा के दायरे तक नहीं पहुंची है। अब तक अगर ध्रुवांश ने अबरार के साथ हाथ मिलाया तो यह उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में अबरार को स्पष्ट जानकारी थी। इसलिए उसने ध्रुवांश को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने के लिए इन सभी योजनाओं को लागू किया था। इस तरह वह ध्रुवांश को पूरी तरह से परेशान करने में सक्षम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सबसे कांटेदार प्रतिद्वंद्वी की हार होगी। अमायरा के खूबसूरत चेहरे पर ठंडक छा गई। अगले ही पल अपनी देवांश तलवार को कसकर पकड़ते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। फिर भी उसे ध्रुवांश ने रोक दिया। अपना सिर उसकी ओर हल्के से हिलाते हुए युवक ने अपना सिर ऊपर उठाकर अबरार की ओर देखा। उसके सुंदर चेहरे पर एक तीखी मुस्कान उभरने लगी, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अनगिनत चौकस निगाहों के सामने अपना सिर हिलाता। चलो, जैसा आप चाहें वैसा करें, जैसी तेरी इच्छा। जब ध्रुवांश की आवाज क्षितिज तक फैली तो सभी प्रकार के योद्धाओं ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उस रहस्यमय और दुबले पतले युवक को देखने लगे। ध्रुवांश द्वारा चुनौती को स्वीकार करना उनकी अपेक्षाओं से परे था। हालांकि वर्तमान स्थिति से कोई भी देख सकता था कि अबरार ध्रुवांश को अकेले ही उससे लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। चेतना शक्ति परीक्षा में ध्रुवांश की साधना के साथ वह कमजोर पक्ष में था। शायद ध्रुवांश के पास उस कमजोरी की भरपाई करने का कोई साधन था। हालांकि उसका इस्तेमाल केवल साधारण योद्धाओं पर ही किया जा सकता था। राक्षसी अबरार का सामना करते हुए वह समझ जाएगा कि उनके बीच की खाई को पाटना कितना कठिन था। किसने यह कहने का साहस किया कि अबरार के पास भी अपने साधन नहीं थे? ध्रुवांश, जौहर और बाकियों ने चिंता से ध्रुवांश की ओर देखा। श्रीनु और लिकांश ने भी भौहें सिकोड़कर एक दूसरे को देखा। स्पष्ट रूप से वे ध्रुवांश की अबरार से लड़ाई के पक्ष में नहीं थे।
इससे पहले जब उनका सामना अबरार से हुआ तो वे अच्छी तरह समझ गए थे कि उस युवक में कितनी भयानक ताकत है। क्याना ने ध्रुवांश पर एक नज़र डाली। उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे। हालांकि उसके चेहरे पर भारीपन था और वह बिना कुछ कहे चुप रही। वह जानती थी कि मौजूदा अबरार की तुलना ध्रुवांश के अब तक के सभी विरोधियों से नहीं की जा सकती। वह मूर्ख है। मस्तानी अपने मोती जैसे सफ़ेद दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सकी और उसने जोर से अपने पैर पटकने शुरू कर दिए। अगर वह मूर्ख है तो सामान्य लोगों की संख्या गिनी जा सकती है। वज्रकाय ने हौंसते हुए अपना सिर मिराजिल की ओर घुमाया, जो एक शांत मुस्कान के साथ उसके बगल में खड़ा था। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, भाई मिराजिल का इस पर क्या विचार है? मिराजिल अपराजित महान चेतना अकादमी से था। हालांकि अपराजित महान चेतना अकादमी का नाम बहुत भव्य था, लेकिन चेतना अकादमी की प्रतिष्ठा बहुत कम थी। उस चेतना अकादमी की ताकत मुश्किल से महान चेतना अकादमी प्रतियोगिता को पूरा कर रही थी। लेकिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि उस विशेष चेतना अकादमी का यह युवा अपनी टीम को अंक रैंकिंग में रैंक 8 तक ले जा सकता है। यह उपलब्धि हासिल करना आसान काम नहीं था, क्योंकि यह फाइनल में भाग लेने के लिए योग्यता थी। इसलिए कई टीमों ने उसकी टीम को लक्ष्य बनाया था, लेकिन कोई भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। परिणाम से यह स्पष्ट हो गया कि एक छोटी चेतना अकादमी की यह टीम इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा काला घोड़ा साबित हुई है। वज्रकाय के शब्दों को सुनकर मिराजिल के चेहरे पर लटकी शांत मुस्कान थोड़ी जम गई जब उसने जवाब दिया, अबरार बहुत दुर्जय है। बोलते समय उसने अपने शब्दों को जारी रखने से पहले एक विराम लिया। हालांकि ध्रुवांश से निपटना बहुत कठिन है। इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास केवल चेतना शक्ति परीक्षा की साधना है, मैं महसूस कर सकता था कि उससे आने वाला खतरा अबरार की तुलना में कोई कमजोर नहीं है। बाकी ध्रुवांश के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। उसका मूल्यांकन सुनकर वज्रकाय मुस्कुराया और हल्के से अपना सिर हिलाया। उसने अपना ध्यान उस क्षेत्र पर केंद्रित किया और बुदबुदाया, यह बहुत दिलचस्प होगा। सभी प्रकार की असंख्य निगाहों के बीच ध्रुवांश धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अबरार मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखें सिकोड़कर ध्रुवांश की ओर देख रहा था। उसकी निगाहें टिमटिमा रही थीं। तुम वास्तव में असाधारण हो। तुमने चेतना शक्ति परीक्षा की अपनी साधना को यहां तक पहुंचाया है। ध्रुवांश भी अबरार को घूर रहा था। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं बोला और अपने पैरों की धमक के साथ क्षितिज में उड़ गया, आकाश में खड़ा हो गया। अपनी मुट्ठी को भींचते हुए उसके शरीर से काले रंग की बिजली चमक उठी, साथ में गड़गड़ाहट की गर्जना भी। चल, मैं देखता हूं कि इतने सालों में तुझमें कितनी प्रगति हुई है। ध्रुवांश ने धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ाते हुए कहा। अबरार बिना किसी गर्मजोशी के मुस्कुराया। अगले ही पल हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके शरीर से चेतना शक्ति का प्रचंड प्रवाह बह रहा था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। राजसी और शक्तिशाली चेतना शक्ति समुद्र की तरह बह गई। साथ में गड़गड़ाहट की आवाजें भी आईं। चेतना शक्ति का दबाव भी फैल गया और इसने क्षितिज को अपनी चपेट में ले लिया। चेतना शक्ति के दबाव से सभी के चेहरे थोड़े बदल गए, क्योंकि उनके शरीर भारी लगने लगे। अबरार द्वारा प्रदर्शित चेतना शक्ति साधना द्वितीय रैंक आत्मा परीक्षा थी। हालांकि उसके पास स्पष्ट रूप से तृतीय रैंक आत्मा परीक्षा को तोड़ने का प्रयास करने की योग्यता थी। इस प्रकार साधारण द्वितीय रैंक आत्मा परीक्षा योद्धा उसके विरोधी नहीं थे। कितनी शक्तिशाली चेतना शक्ति है, कोई व्यक्ति खुद को धीमी आवाज में बड़बड़ाने से रोक नहीं पाया। वर्तमान महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में द्वितीय रैंक आत्मा परीक्षा वाले योद्धा शीर्ष स्तर पर थे। हालांकि उनके सामने खड़ा वर्तमान अबरार पहले ही उस स्तर को पार कर चुका था और बहुत जल्द ही तृतीय रैंक आत्मा परीक्षा के संपर्क में आ जाएगा। जिस पल उसने तृतीय रैंक आत्मा परीक्षा में सफलता प्राप्त की, वह अंतिम कदम जिसके लिए अनगिनत लोग तरस रहे थे, उसके ठीक सामने होगा परमार्थ रैंक। ध्रुवांश ने अबरार को देखा, जिसके चारों ओर शक्तिशाली चेतना शक्ति प्रवाहित हो रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि अबरार के पास अपनी प्रतिभा के साथ इतनी ताकत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। गड़गड़ाहट। ध्रुवांश के चारों ओर बिजली की चमक लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बिजली उसकी छाती पर इकट्ठी हो रही थी। धीरे धीरे 6 बिजली के ऋण में बदल रही थी। उस पल में पूरा आसमान में अंधेरा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में बिजली के बोल्ट तैर रहे हों। जैसे ही काली बिजली ध्रुवांश के शरीर से गुजरी, उसने एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित की जो किसी भी पर्वत की चोटी को समतल कर सकती थी। ध्रुवांश आकाश में खड़ा था। उसके चारों ओर की चेतना शक्ति अबरार जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उसकी त्वचा के नीचे की नसें ऐसे हिल रही थीं जैसे कीड़े रेंग रहे हों। जैसे ही शक्ति की लहरें उसके चारों ओर के स्थान को विस्फोटित करतीं,
उसका शारीरिक शरीर चुपचाप हिल रहा था। वह सच में अपने शारीरिक शरीर को इस हद तक विकसित करने में कामयाब रहा। दूर आसमान में मंडराते हुए लोमान ने ध्रुवांश के चारों ओर उभरती चेतना शक्ति की लहरों को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक उभर आई। ध्रुवांश को घूरते हुए उसकी निगाहें और भी भारी हो गई थीं। परमार्थ रैंक प्राप्त करने से पहले शारीरिक शरीर की ट्रेनिंग करना बेहद कठिन होता था। चेतना शक्ति की ट्रेनिंग की तुलना में यह कहीं अधिक कठिन थी। यही कारण था कि अधिकतर योद्धा परमार्थ रैंक से पहले शरीर को साधने पर ज्यादा समय नहीं लगाते थे। मुझे देखना है कि तुम्हारा शारीरिक शरीर मेरी चेतना शक्ति के प्रभाव को कितना सह सकता है। अबरार ने मंद मुस्कान के साथ कहा, पता तो तब चलेगा जब कोशिश करोगे। ध्रुवांश ने अपनी हथेली आगे बढ़ाते हुए कहा, जिसमें चुनौती थी। तुझमें वाकई हिम्मत है। अबरार का चेहरा ठंडा हो गया। उसकी निगाहें बर्फ की तरह सख्त हो गईं। किसी ने उसे हिलते हुए नहीं देखा, लेकिन प्रचंड चेतना शक्ति समुद्र की तरह बहने लगी। चेतना शक्ति के दर्जनों हमले 1000 फीट लंबे आकार में आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़े। एक झलक में ही वे ध्रुवांश के सिर पर मंडरा रहे थे। पवित्र रोशनी चक्र। अबरार ने अपनी मुट्ठी कस ली। चेतना शक्ति के सारे हमले एक साथ मिलकर एक पवित्र रोशनी चक्र में बदल गए, जो ध्रुवांश से 1000 फीट ऊपर तक फैला हुआ था। जैसे ही वह चक्र घूमने लगा, वह एक तेज रोशनी में बदल गया और नीचे की ओर गिर पड़ा, जिसमें सरसराहट की आवाजें घुली हुई थीं। अबरार पूरी बेरहमी से हमला कर रहा था, बिना कोई चेतावनी दिए। ध्रुवांश के शरीर की सतह पर बिजली कौंधी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और काली बिजली की किरणें धीरे धीरे उसके हाथ पर फैल गईं। गड़गड़ाहट। बिजली की तेज गर्जना से पूरा क्षितिज हिल गया। ध्रुवांश की मुट्ठी से निकली एक विशाल काली रोशनी प्रकाश चक्र से टकराते हुए पूरे आकाश में गूंज उठी। धमाका। आकाश में काली और सफेद रोशनी टकराईं, उलझीं और फिर एक भयंकर तूफान में बदल गईं। जैसे ही तूफान थमा, ध्रुवांश का शरीर अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। सरसराहट। ध्रुवांश की आकृति अबरार के ठीक पीछे उभरी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसके पीछे तुरंत एक तारों भरा आकाश बन गया। 4 देव नक्षत्र कला। बिजली देव की मुट्ठी। ध्रुवांश ने अपने बाएं हाथ से कुछ सीलें बनाई और दाहिने हाथ से बिजली प्रकट की। दोनों ओर से आए 2 शक्तिशाली हमलों ने अबरार को घेर लिया। पवित्र रोशनी ढाल। अबरार ने हाथ बढ़ाया और सफेद चमकदार रोशनी एक विशाल ढाल में बदल गई। उस ढाल पर रोशनी के ऋण भरे हुए थे, जो उसे अभेद्य बना रहे थे। धमाका। ध्रुवांश के दोनों हमलों ने ढाल पर जोरदार वार किया, हालांकि वे उसे भेदने में असफल रहे, केवल हल्की सी झनझनाहट पैदा कर सके। अबरार की युद्ध शैली उसके सभी पुराने विरोधियों से कहीं ऊपर थी। उसके पास सिर्फ प्रचंड चेतना शक्ति ही नहीं, बल्कि ट्रेनिंग की जो कला थी, वह भी आम नहीं थी। उसकी युद्ध शक्ति को पूर्णता के शिखर का उदाहरण कहा जाता था। पवित्र प्रकाश का हाथ। ध्रुवांश के हमले के बाद अबरार ने अपनी हथेली बाहर धकेली। उसी क्षण विशाल पवित्र रोशनी का हाथ आकाश में उभरा और ध्रुवांश पर टूट पड़ा, जिससे पास की हवा तक फट गई। धमाका। एक और काली बिजली आकाश में चमकी और पवित्र रोशनी के हाथ के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। बूम बूम बूम। ध्रुवांश और अबरार के बीच का आदान प्रदान बेहद तेज हो चुका था। सिर्फ कुछ दर्जन सांसों के वक्त में ही वे दर्जनों घातक चालें एक दूसरे पर चला चुके थे। जैसे ही पवित्र प्रकाश मिटा, काली रोशनी फूट पड़ी, जिसने पूरे क्षितिज को अंधकार और विकृति में ढक दिया। उनकी इस भयंकर मुठभेड़ की ओर हर तरफ से निगाहें खिंच गई थीं, यहां तक कि द्वितीय श्रेणी स्पिरिट डिजास्टर तक पहुंचे हुए योद्धा भी स्तब्ध रह गए। टकराव इतना भयंकर था कि किसी के लिए भी समझ पाना मुश्किल था। इस भिड़ंत में ध्रुवांश को ज्यादा चोटें आई थीं, लेकिन उसके ताकतवर शारीरिक शरीर ने उसे टूटने नहीं दिया। इसलिए लड़ाई अब तक बराबरी की बनी हुई थी। अगर ये दोनों इसी तरह लड़ते रहे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वज्रकाय ने दूर से झगड़ा देखते हुए कहा। मिराजिल ने हल्के से सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह धीरे से बोला, तो अब उन्हें अपने पत्ते खोलने चाहिए। जैसे ही मिराजिल ने ये शब्द कहे, आकाश में अचानक सफेद रोशनी इकट्ठी होने लगी, जैसे एक जलता हुआ सूरज जमीन पर उतर आया हो। उसके साथ ही भयावह चेतना शक्ति की लहरें पूरे आकाश में फैल गईं। बज्ज चमकती सफेद किरणें जो जलते हुए सूरज सी लग रही थीं, पूरे क्षितिज में फैल गईं। इस अजीब दृश्य ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। धमाका। ध्रुवांश की आंखों में गहरा संकल्प था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और उसे आगे फेंक दिया। एक पल में बिजली, जो एक क्रोधित ड्रैगन की तरह थी, असीम चेतना शक्ति के साथ अबरार की ओर बढ़ी, जो अब अंतहीन चमक से चमक रहा था।
अबरार आकाश में उस रोशनी के केंद्र में खड़ा था। उसके आस पास चेतना शक्ति की बाढ़ बह रही थी। उसके लंबे काले बाल लहरा रहे थे और उसकी निगाहों में एक बर्फीली ठंडक थी। उसने सिर उठाया और ध्रुवांश की तरफ से आती काली बिजली को घूरा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान थी और फिर वह आगे बढ़ा। सरसराहट। उसने लापरवाही से अपनी हथेली बिजली की तरफ बढ़ाई और उसी पल उसका शरीर बिजली के ठीक सामने आ गया। टकराना। सफेद चेतना शक्ति एक चमकते प्रकाश की तरह फूटी। जहां जहां वह गई, उसने अपने रास्ते की सारी उग्र काली बिजली को जला डाला। ध्रुवांश, क्या तू वाकई सोचता है कि मेरी ताकत सिर्फ द्वितीय रैंक आत्मा परीक्षा तक ही सीमित है? एक ही हथेली से बिजली को मिटाते हुए अबरार के वस्त्र और बाल लहरा रहे थे। वह ऊपर से नीचे ध्रुवांश को देखता रहा और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। अबरार की यह बात सुनकर वहां खड़े अनगिनत योद्धाओं का दिल कांप उठा। वे समझ गए कि अबरार के शब्दों का मतलब यही था, वह तृतीय रैंक आत्मा परीक्षा की दहलीज पार कर चुका था। अमायरा, क्याना और बाकी सभी की निगाहें एकदम सिकुड़ गईं। इस पल उनके चेहरे गंभीर हो गए थे। अबरार ने अपनी असली ताकत अब तक छुपा रखी थी। क्षितिज पर अबरार हल्के से मुस्कुराया और अपने हाथ से थामने का इशारा किया। उसी पल चेतना शक्ति का भयावह दबाव कई गुना बढ़ गया। उसके चारों ओर असीम श्वेत चेतना शक्ति महासागर की तरह उमड़ रही थी, हिंसक और असहनीय। अब उसकी चेतना शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर लग रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अबरार तृतीय रैंक आत्मा परीक्षा तक पहुंच जाएगा। वह कितना गहरा और रहस्यमयी है। कोई हैरानी नहीं कि वो नंबर 1 पर है। ध्रुवांश के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। चारों तरफ से आहें उठने लगीं। इस ताकत ने पलभर में दोनों के बीच का संतुलन तोड़ दिया। अगर अबरार सच में तृतीय रैंक आत्मा परीक्षा तक पहुंच गया था तो ध्रुवांश के लिए उससे लोहा लेना लगभग नामुमकिन था। अब तू मेरा विरोध कैसे करेगा? अबरार की नजर तेज थी जब वह ध्रुवांश को घूर रहा था। कुछ पल बाद उसकी सीलें बदल गईं और चेतना शक्ति की एक राजसी लहर रोशनी के साथ बहने लगी। ध्रुवांश के ऊपर एक विशाल प्रकाश सील उभर आई। जैसे ही वह प्रकाश सील नीचे गिरने लगी, उसमें से चकाचौंध रोशनी निकल रही थी। उस हमले ने हजारों फीट का दायरा लॉक कर लिया था, जिसमें ध्रुवांश कैद हो चुका था बिना भागने के किसी मौके के। इस बार अबरार का हमला पिछली बार से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। अगर ध्रुवांश ने पहले जैसी विधि अपनाई तो वह बुरी तरह घायल हो जाएगा। अब ध्रुवांश की स्थिति निर्णायक मोड़ पर थी। उसने सिर उठाया। उसकी काली पुतलियों में अबरार की सील की रोशनी झलकने लगी थी। उस हमले के दबाव ने उसके चारों ओर की जगह को जकड़ लिया था। उसके शरीर की काली बिजली भी इस दबाव में कांप रही थी। यह तृतीय रैंक आत्मा परीक्षा वास्तव में बेहद शक्तिशाली थी। यह हमला ऐसा था जिसे उसका 7 ऋण बिजलीराज शरीर भी नहीं झेल सकता था। अबरार अब वो दुश्मन था जिसके सामने ध्रुवांश को अपना सब कुछ झोंकना पड़ेगा। ध्रुवांश ने एक गहरी सांस ली और सबकी आश्चर्यचकित निगाहों के सामने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या वो हार मान रहा है? क्षितिज पर खड़े इमाद ने पूछा। उसकी लाल पुतलियां निष्प्रभावी थीं और वह बुदबुदाया, क्या अमायरा का प्यार पाने वाला इतना कमजोर हो सकता है? लगता है चेतना पथ से उसका बाहर निकलना बहुत गहरा असर छोड़ गया है। नौकड़ाही चेतना अकादमी के जफर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर ध्रुवांश की साधना 1 साल तक न रुकी होती तो आज वह अबरार से पीछे नहीं होता। ध्रुवांश, वो क्या कह रहा है? जौहर और बाकियों के चेहरे चिंता से भर गए थे। अबरार की ताकत ने पूरी बाजी पलट दी थी। श्रीनु और लिकांश के चेहरे पर भी गहरी सोच दिख रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अबरार इतना आगे निकल जाएगा, इतना कि तृतीय रैंक आत्मा परीक्षा को पार करने वाला वो टूर्नामेंट का पहला योद्धा बन जाएगा। अमायरा और क्याना चुप थीं, लेकिन उनकी नजरें आसमान पर जमी थीं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अबरार को अब कोई हल्के में नहीं ले सकता था। गड़गड़ाहट। जब सब लोग ध्रुवांश की चुप्पी पर अटके थे, अचानक आसमान काला पड़ गया। किसी को पता ही नहीं चला कि उनके ऊपर गरजते बादल कब इकट्ठा हो गए। उन बादलों में बिजली चमक रही थी और गहराती गड़गड़ाहट पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। तस्सी! एक तेज चमक के साथ आसमान से एक विशाल बिजली गिरी जो क्षितिज को चीरते हुए ध्रुवांश के शरीर पर टकरा गई। विशाल बिजली के गिरते ही काली बिजली ने उसे लगभग अपने भीतर निगल लिया था। बिजली की किरणें जमीन तक फैल चुकी थीं। उससे पैदा हुई हिंसक लहरों ने आस पास की जगह को उभलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वह काली बिजली ज्यादा देर तक नहीं ठहरी। वह तेजी से ध्रुवांश के शरीर में समा गई। पल भर में ही ध्रुवांश की आकृति फिर से सबके सामने प्रकट हो गई। उसके शरीर में कोई बाहरी बदलाव नहीं दिखा। बस पहले जो काली बिजली उसे ढके हुए थी
वह अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। इसी पल ध्रुवांश ने धीरे से अपनी बंद आंखें खोलीं। गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी काली पुतलियों में बिजली चमक रही हो। कुछ ही देर बाद उसने अपने पैरों से जोरदार धमाका किया, जिससे उसके नीचे की जगह विकृत हो गई। इसके बाद एक सरसराहट के साथ वह क्षितिज में उड़ गया। धमाका। ध्रुवांश के कपड़े फट गए थे। जैसे ही उसके कपड़े फटे, हर कोई उसकी छाती पर बिजली के ऋण देख सकता था, और उसकी छाती पर कुल 7 थे। 7 ऋण बिजलीराज शरीर। धमाका। क्षितिज पर गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जैसे ध्रुवांश की आकृति काली बिजली में बदल गई हो। काली बिजली के भीतर अवर्णीय दबंग शक्ति समाहित थी। धमाका। धमाका। ध्रुवांश द्वारा बनाई गई काली बिजली की चमक ऊपर की ओर उठी। अगले ही पल वह पहले से ही गिर रही विशाल प्रकाशशील से जोरदार तरीके से टकरा चुकी थी। थोड़ना। जिस पल दोनों हमले आपस में भिड़े, एक गहरी आवाज अचानक गूंजी। काली बिजली बिजली के भाले की तरह लग रही थी, जो इस क्षितिज को भेदने वाली थी, जिससे यह आसमान तुरंत अंधेरा हो गया। इसके बाद जो हुआ वह और भी अधिक आश्चर्यजनक था, क्योंकि हर कोई देख सकता था कि प्रकाशशील पर दरारें पड़ रही थीं, क्योंकि यह तेजी से फैल रही थी। दरार। जैसे ही काली बिजली प्रकाशशील को भेदती हुई चमकी, एक स्पष्ट और तीखी ध्वनि गूंजी। सबके चेहरे एकदम बदल गए। बिजली की चमक प्रकाश की सील को भेदती हुई धीरे धीरे आसमान में बिखर गई। बिखरने के बाद ध्रुवांश की आकृति एक बार फिर दिखाई दी। उसकी काली पुतलियां ऐसी लग रही थीं मानो उनमें बिजली की एक दुनिया हो, जबकि उसकी निगाहें दूसरों को भयभीत कर रही थीं। उसके नीचे प्रकाश सील टूटकर फट गई। असंख्य निगाहें धीरे धीरे उस चकनाचूर होती रोशनी का अनुसरण करते हुए चौड़ी होती जा रही थीं। अबरार का हमला वास्तव में विफल हो गया। यह कैसे संभव है? आवाज कांपते हुए एक विस्मयकारी आवाज गूंजी। वर्तमान अबरार ने पहले ही तृतीय रैंक आत्मा परीक्षा के रूप में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके बावजूद वह ध्रुवांश को हराने में असमर्थ था। उसका शारीरिक शरीर मजबूत हो गया। मिराजिल ने भारी अभिव्यक्ति धारण की, क्योंकि उसने पतली आकृति देखी। ध्रुवांश। इसकी चेतना शक्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन उसका शारीरिक शरीर पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। वज्रकाय ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। वह वाकई इतना आसान व्यक्ति नहीं है। ऐसा लगता है कि उन दोनों के पास अपने अपने कार्ड थे। हाँ। श्रीनु और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ ही समय बाद उनके दिल सदमे से भर गए। ध्रुवांश की ताकत की तुलना उस समय से की जा सकती है जब महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ था। वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो गया था। इस आदमी का चरित्र वाकई अबरार जैसा ही है। दोनों ही अपने पत्ते अपनी आस्तीन में छिपाना पसंद करते हैं। क्याना ने नाक भौं सिकौड़ी। हालांकि उसके शब्दों के विपरीत उसके चिंतित चेहरे पर थोड़ी राहत थी। मुझे डर है कि तुम्हें भी नहीं पता कि उसने अपनी आस्तीन में कितने कार्ड छिपा रखे हैं, अमायरा। अमायरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने जवाब में एक हल्की सी मुस्कान दी। अनगिनत अचंभित निगाहों के सामने ध्रुवांश और अबरार आकाश में आमने सामने थे। उनमें से एक के चारों ओर चेतना शक्ति का सागर था, जबकि दूसरे के शरीर पर बिजली के निशान थे। दोनों ही बेहद दबंग लग रहे थे। वाकई बहुत ही भयानक। अबरार ध्रुवांश को घूरता रहा और उसकी आंखों से ठंडक बह निकली। हालांकि उसके आकर्षक चेहरे पर अभी भी मुस्कान बनी हुई थी। क्या आप सच में विश्वास करते थे कि मेरे शारीरिक शरीर की ताकत केवल इस स्तर पर थी? ध्रुवांश ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अबरार को उसके शब्दों का जवाब दिया। अभी भी आपके लिए खुशियां मनाने का समय नहीं है। अबरार मुस्कुराया और उसकी आंखों में चमक आ गई। सच कहूं तो अगर यही तुम्हारी सीमा है तो तुम आज यहीं मरोगे। ध्रुवांश ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों से विचित्र सीलें बनाई, जैसे कि एक धारदार किनारा जो अबरार को भी चौंका सकता था, उसकी आंखों से फूट पड़ा। अब हमला करने की बारी मेरी है। दोस्तों,